जो नेबरहुड फॉरेन पॉलिसी तो अपन डिस्कशन कर लिए थे, नेबरहुड पॉलिसी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा काम आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर बताइए जरा। नेबरहुड पॉलिसी ऑफ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ शुरू से, ताकि नेबरहुड पॉलिसी एक ही साथ अप्रोच क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आ जाइए। तो नेबरहुड पॉलिसी ऑफ नेहरू से शुरू करते हैं, पेज नंबर 80, और उसके बाद जल्दी से क्विक इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। आज खत्म करेंगे इसको, और थोड़ा सा आज टेस्ट भी हो जाएगा, ताकि बहुत दिन हो गया, ठीक है। ओरल टेस्ट हो जाएगा, रिटेन नहीं होगा। चलो तो एक बार सुनते जाइए। पहला क्या था नेहरू जी का, एक बार मैं राइट साइड वाला रिवीजन वाला पार्ट है उसको बता देता हूँ, फिर आगे ध्यान देना। पहला है मिक्सचर ऑफ बाइलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। एग्जाम्पल इंडो पाक वार 1947-48, इंडिया फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। एंड उसने इस मसले को इवन ले गया क्योंकि उस समय इंडिया समझता था कि यूएस से भेदभाव नहीं करते। ये आपको स्टोरी पता है कि कैसे उसके बाद नेहरू जी ने क्या क्या किया। सर तो सबसे बड़ा नेहरू जी के समय चैलेंज क्या था? कोल्ड वार। और कोल्ड वार में किसी से भी ना जोड़ना वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और कमाल की चीज ये कि सर दो बातों का ध्यान रखना है, नेहरू जी के समय जो चैलेंज था वो अलग है, और जो और सारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका चैलेंज फिर अलग है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार क्विक थोड़ा सा देख लीजिए 80 पे, और मतलब थैंक यू बोल देता हूँ आप लोगों को, 2 दिन मतलब टाइम दे दिया आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा ठीक लग रहा है। नहीं इन लोग को यहाँ पे 2 ही दिन मिला, ठीक है। यहाँ पे 2 दिन लिया था कि 3 दिन लिया? अच्छा भाई और ज़्यादा थैंक यू, ठीक है। एक्चुअली मतलब ठीक लग रहा है, अभी थोड़ा बेहतर बहुत ज़्यादा लग रहा है। कल के क्लास में भी मैं थोड़ा ट्राई किया था लेके कि क्या होता है, सडनली एकदम से हो जा रहा था, गजब का वीकनेस, भयानक। चलिए खैर कोई नहीं, अभी ठीक हुआ है। कोरोना जब चल रहा था ना, कोरोना तो उस समय, अच्छा 1 मिनट करो, वहाँ से गैप छोड़ दो, उसको अकेले छोड़ दो। राहुल आगे आ जाओ आप, ठीक है। कुणाल आप ही आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ आ जाओ। चलो अब 2 बातों को थोड़ा ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट, जो भी चीज़ जैसे भी कर रहे हैं आवाज़ मत लाइएगा। आज थोड़ा सा इसको करने के बाद थोड़ा सा हो सकता है इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। आप लोग का सही चल रहा है, और मैं बार बार बोल के आप लोग को बुरा नहीं मना रहा हूँ, बस आई एम जेलस, और मैं जेलस हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप लोग का सही जा क्यों रहा है, ठीक है। बट शायद मैं चाहता हूँ आगे। नेक्स्ट तो पेज नंबर 80 पे आइएगा, और आज से थोड़ा होमवर्क बढ़ने वाला है आप लोग का। तो मैं इस क्लास के बाद थोड़ा सा कुछ डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि घर पे जो टाइम आपका बच रहा है उसको यूटिलाइज थोड़ा करना है ना। और आप सब क्या है, पट्टे हैं, मतलब कहने का है कि आप लोग उस एज में हैं जिस एज में आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, एनर्जी है अभी पूरी की पूरी, ग्रेजुएशन भी फाइनल हो चुका है, तो वाई टू वेट। जिनका फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको परेशान मत हो। पहला है कि मिक्सचर ऑफ बाइलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। तो नेहरू जी का सर 2 चीज़ था, पहले भी बोला था, उनके समय कोल्ड वार, पेज नंबर 80, और कोल्ड वार चल ही रहा था। नेहरू जी ने एक अपना बहुत बढ़िया प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी के लिए नाम तो नहीं दिया था। यहाँ पे सर इंडिया पाकिस्तान में 2 चीज़ें हुआ, एक तो बाइलेटरलिज्म और दूसरा क्या हुआ, इंटरनेशनलिज्म। जो पाकिस्तान का मुद्दा और जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा, इस मुद्दे को इंडिया लेके गया कहाँ, यूएन। अच्छा यूएन में लेके गया तो वहाँ 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। इंडिया नहीं चाहता था लेकिन इंडिया गया, क्यों? क्योंकि सर उसको एक तो पहली बात एडवाइस मिली थी, वास्को डिगामा नहीं, कौन एडवाइस दिए थे, माउंटबेटन। अच्छा दूसरा, इंडिया भी ये बात समझता था कि एक न्यूट्रल अगर पार्टी हो तो ज़्यादा बेहतर है। और हम इसलिए नहीं गए थे कि कश्मीर हमारा है कि नहीं है, हम प्लेबिसाइड के लिए गए थे कि भैया तुम आओ और सही से पंचायती कर दो। अब जरा नीचे आइएगा, एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, समझते जाइएगा। पहला है ए स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड इट विल प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 3, बट ऐसा नहीं हुआ। सर इंडिया को क्यों भरोसा हो गया कि यूएन से कुछ नहीं होगा? क्या है कि चाइना कॉन्फ्लिक्ट को भी रोक नहीं पाया वो। दूसरा, उसके बाद सर इंडिया, अब सोचो जब उसने खुद बोला, सुन पा रहे हो सब? जोर से एक बार बोलो, यस और नो। अब नीचे आना। तो पहला है बाइलेटरलिज्म। इंडिया ने कहा चाइना से कि हमारे बीच प्रॉब्लम है तो हम आपस में मिलकर सॉल्व करेंगे। तो पहले मुद्दा इंटरनेशनल लेके गया, लेकिन चाइना का मुद्दा इंडिया कभी भी इंटरनेशनली नहीं लेके गया, क्या समझ में आ गया था कि हो कुछ नहीं पाएगा इससे, ये खुद ही बायस थे। तो चाइना का मुद्दा हमने क्या है, मिल के सुलझाया। अब जरा नीचे आइए, नोट में मैंने लिखा है कि ये कहना बहुत आसान है कि इंडिया को यूएन के पास नहीं जाना चाहिए था, बट आम आदमी है। और नेहरू जी का क्या था, माई लाइफ माई रूल्स। सर वो दिमाग में रखना है कि माई लाइफ माई रूल्स। इनका कहना सिंपल सा था कि सर हमारा मुद्दा है, हम दोनों का है, हम दोनों सुलझाएंगे, पति पत्नी के बीच में कोई और क्यों आएगा। समझ में आ रही है बात? अब इंडिया पाकिस्तान है तो आप पति पत्नी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब आप कह सकते हैं फादर एंड सन के बीच में कोई तीसरा
क्यों आएगा, ठीक है। अब सर राइट साइड वाला पार्ट था, उसके बाद पेज नंबर 81 पे आइएगा, नेबरहुड पॉलिसी ऑफ इंदिरा गांधी। सर इंदिरा गांधी का नाम सुन के ना 100 तोप का सलामी दिमाग में, फिर इनको भी मतलब लगता है कि हाँ सलामी थोड़ा दे दें, नहीं तो कम से कम गोली बंदूक तो दिमाग में आ ही जाता है, और कुछ नहीं आया तो एक और चीज याद आ जाता है, इमरजेंसी वाला। सर जैसे ही इंदिरा गांधी का नाम बोला नहीं कि 4 आदमी बोल दिया इमरजेंसी, उनको खुद इमरजेंसी का कोई पता नहीं है, क्या प्रोविजंस होते हैं इमरजेंसी का, क्या प्रोटोकॉल्स है, कोई आइडिया नहीं है, बट फिर भी उनको पता है कि नहीं इंदिरा गांधी मतलब क्या, इमरजेंसी। अब जरा नीचे चाहिए, इंदिरा गांधी टेकन स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला, सी ड्रॉप्ड इंटरनेशनलिज्म। तो सर उन्होंने इंटरनेशनलिज्म तो ड्रॉप कर ही दिया था कि बेटा अमेरिका अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हमको, तुम जाओ अपना तेल लेने, हम भैया अपना मुद्दा सुलझा लेंगे। दूसरा, bilateralism with every neighbor because India realized that UN and US are biased, then India took help of USSR, but finally India dropped internationalism and India said we will handle either by diplomacy or by military as it requires। तो इंडिया ने सीधा बोला हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, या तो डिप्लोमेसी से सुलझाएंगे या बस उसके बाद क्या है जिंदाबाद करके मिलिट्री है हमारी, कोई दिक्कत हमें नहीं है। जरा नीचे आइए। तीसरा, 1967 इंडिया वांट्स पाकिस्तान टू स्टॉप एग्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। 1967 तक हमने वही काम कर रहे थे, मान जा मुगले आजम, माना नहीं। 1968 रॉ क्रिएट हुआ, 1971 बस तबादला ही हो गया। तो 1967 चाइना सिक्किम विवाद, उसमें इंदिरा गांधी ने भी शायद मारा था, और मैंने बोला बढ़िया मारा था चाइना को, और चाइना उस समय एहसास नहीं किया, बाद में एहसास कर लिया। खैर 1961-67 के नीचे, नो एक्सटर्नल बॉडी सेल कॉमेंट ऑन बायलेटरल इश्यूज। बायलेटरल इश्यूज हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा प्रॉब्लम है तो हम ही सॉल्व कर लेंगे, आप अपना काम कीजिए। इनडायरेक्टली हमने यूएन को कहा है जम्मू कश्मीर विवाद पे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने यूएन तक एक बात पहुंचा दिया, बेटा देखो तुम जो है हमारे बीच में ना आओ तो ही ठीक है, अपन अपने खुद से सुलझा लेंगे। जरा नीचे आइए। इंडिया हैज ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इन इंडियन ओशन बट आल्सो ऑन साउथ एशिया। तो कहने के लिए तो बात सही है सर, इंडिया का जो बढ़ रहा था अप्रोच, तो सिर्फ इधर ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई एक पर्टिकुलर रीजन में चल रहा था। पहली बात तो नेहरू जी से ही शुरुआत हो गया था कि सर तुम अकेले रहो, तुम किसी से मत जुड़ो, तुम किसी से मत जुड़ो। तो लगभग हम तो सब देश से इंटरेक्शन कर ही लिए थे। अब कमाल की बात यह है कि उसके नीचे जब तक आएंगे हर प्रधानमंत्री ने अपना एक ही अप्रोच है कि बेटा आसपास का जो नेबरहुड है इस पे भी थोड़ा काम करना जरूरी है। और हमारा सर तो पहले से एक्सपीरियंस था, हमें भी ग्लोबल पावर बनना था, हमें ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हम बस किसी के चापलूस बनने वाले थे। तो ग्लोबल एस्पिरेशन था, और ग्लोबल एस्पिरेशन हो ही जाता है अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप भी टॉप करना चाहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। नीचे आइए। इंदिरा गांधी ऑल्सो सेड इंडिया विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ नेबर्स। इंदिरा गांधी ने भी किया कि सर डेवलपमेंट ऑफ नेबर का भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी को अब तक समझ आ गया था कि सर अगर नेबरहुड शांत नहीं हुआ ना तो हमारा भी डेवलपमेंट आसानी से नहीं होगा। अब जरा उसके बाद आइए। सो सी फोकस ऑन ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस प्लस स्टेबल नेबरहुड लाइक नेहरू। तो थोड़ा सा ये नेबरहुड का शांति रखने वाला काम तो उन्होंने किया। तो दो चीज किया, एक तो इन्फ्लुएंस बनाने का भी इनका था कि सर बात पहुंच जाए और उनको भी लगे कि भाई में दम है, कि इतने साल से पाकिस्तान टोका टोकी कर रहा था तो सर उसका जवाब देना भी जरूरी था। नहीं तो लोग समझ लेते हैं ना कि आप जवाब नहीं देते हैं तो कुछ दिन बाद लोग समझ लेते हैं कि मतलब कमजोर है, तो उनको जवाब देना पड़ता है। उस समय आपको रॉकी भाई बनना पड़ेगा, है ना। अब जरा नीचे आइए। 1971 इज दैट इफ एनीवन चैलेंज सोवरेनिटी देन इंडिया विल इंटरवीन बाय मिलिट्री नॉट डिप्लोमेसी। 1971 ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि बेटा अगर ज्यादा छेड़ोगे तो बस उसके बाद जवाब अपन देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि तुम कहीं के रह नहीं जाओगे। इनफैक्ट सर 1971 कहा जाता है कि सबसे भयानक और सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट करने वाला एक ऑपरेशन था, सबसे कम टाइम में, और इतना बड़ा एग्जीक्यूट था, इतना आसान नहीं था सर। 1968 में रॉ का बनना, 1971 में कन्वर्ट हो जाना इतना इजी नहीं है कि किसी देश में आप घुस के उसका हिस्सा कोई मतलब उसके हिस्से को आप दूसरा देश बना दे रहे हैं। सुनने में हमें लगता है सर, लेकिन मजाक नहीं है ये सर। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, मारना पीटना किस लेवल पे काम हुआ होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नीचे आइए। इंडिया ड्रॉप्ड इंटरनेशनलिज्म बट दे नेवर बाइकॉटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उस दिन ही बताया था आपको कि इंडिया भले ही मुद्दे को इंटरनेशनली लेके नहीं जाना चाहता है, लेकिन सर उसने किसी इंस्टीट्यूशन को ये नहीं बोला कि वो बेकार है, अच्छा है, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान आज तक ही नहीं बोला है कि यूएन बायस्ड है, क्योंकि फायदा उसी का हो रहा था। जब यूएन मौजी पढ़ाया था ना, यूएन सीआईपी, यूएन मौजी, तो फायदा उसी का हो रहा था, तो काहे के लिए बोलेगा बायस्ड है। इंडिया सर डायरेक्टली बोला कि देखो बेटा तुम जो हो डैश हो और तुम इधर हो उधर के नहीं हो, मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात, क्योंकि तुम क्या है किसी एक को ही फेवर करते हो, न्यूट्रल तुम हो नहीं। बट पाकिस्तान सर नहीं बोल पाया और उसके पीछे उसके अपने फायदे हैं। पेज 82, और यहां से सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाता है नेबरहुड पॉलिसी ऑफ राजीव गांधी का। यहां राजीव गांधी का एक बात आपको बता दूं मैं,
अगर नेबरहुड पॉलिसी को या फॉरेन पॉलिसी में भी कोई बात बोला जाए तो हर प्राइम मिनिस्टर का अपना अपना स्फेयर रहा है, हर किसी का अपना अपना सिचुएशन रहा है। राजीव गांधी का सर कुछ नेक्स्ट लेवल का था, और कारण समझो क्यों, और क्या जबरदस्त तरीके से टैकल किया है बंदे ने, मतलब बढ़िया टैकल किए हैं। कैसे देखो, पहली बात, इन जब आए तो देख लो थोड़ा सा दो चीज हो रहा था, यूएस पाकिस्तान, एक तो ये भी एक्टिव था टेररिज्म में। पहली बात तो मैं बोला था कि सर उसके बाद आपका 1980 से लेकर 2010-11 तक नॉर्मली, मतलब 2005-10 तक सर पूरा का पूरा दंगा फसाद हो ही रहा था, आतंकवादी आ रहे थे जा रहे थे, खूब हो रहा था। कमाल की बात क्या होती है, देखिए इधर सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस और पाकिस्तान एक तरफ टेररिस्ट, अच्छा उधर यूएस और थोड़ा सा चाइना भी। अच्छा एक कमाल की बात है कि चाइना एक ऐसा समय, जिस समय चाइना का दो चीज था, चाइना सर रसिया पूरे के पूरे अभी भी कोल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा है, कोल्ड वॉर का सिचुएशन चल रहा है। अब रसिया लगभग क्या है, टूटने वाला है। अरे 1980 के बाद आएंगे तो 1991 तक टूटेगा। अब सर चाइना भी इंडिया को परेशान करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ चुका है बढ़िया से, असम वहां आके फिर वहां पे बर्बाद करने के लिए है। पाकिस्तान सर मानने वाला है नहीं, अब उधर उसका सपोर्ट यूएस कर ही रहा है। राजीव गांधी के समय 3-4 प्रॉब्लम थे, जरा एक बार प्रॉब्लम पहले देखिए और क्या सुलझाया है। पहला प्रॉब्लम यूएस, इधर देखना, पाकिस्तान, और तीसरा कौन, चाइना। सर ये ज्यादा खतरनाक। तो 3 प्रॉब्लम, राजीव गांधी बोले भैया ऐसे नहीं मानेगा ये। और सबसे ज्यादा नेबरहुड पॉलिसी अगर फेवरेट हुआ है किसी का तो राजीव गांधी का हुआ है। हालांकि ये भी कहना गलत है, बट फेवरेट के पीछे कारण समझिएगा। देखिए कैसे, ये वो समय था जिस समय सर आपको ना प्रैक्टिकली ज्यादा आपको उग्र भी नहीं हो सकते थे, ज्यादा शांत भी नहीं हो सकते थे, आपको बड़े अच्छे से बैलेंस करना था। ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट ये क्या किया यूएस। अब सर यूएस से ज्यादा आप चेपो करोगे, मतलब वही बात सही है सर, जब तक है ठीक है, बट अपने को ही पता है कि मार देगा 2-4 अपन हो जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे आपसे बड़े जो ताकतवर होते हैं तो आप नहीं बोलते हैं, बार बार मैं बोलता हूं कि जरा बड़ा ताकतवर होता है तो आप क्या थोड़ा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हो, आप उसको मार नहीं सकते। अब मार नहीं सकते तो क्या करते, मान लो उसने आपको कुछ मार दिया तो आप उसको करोगे नहीं, तो क्या करोगे, थोड़ा दूरी बनाओगे और यहां से स्टार्ट करोगे अपना प्रवचन, तो गाली वाला, ताकि वो पकड़ ना पाए, तो आप एक सेफ डिस्टेंस बनाकर गाली देकर वहां से भागने की कोशिश करेंगे ताकि जो है वो दौड़ ना पाए। और नहीं तो सर 2 चीज और ऑप्शन है, पत्थर उड़ा उठाए और दूरी बना के फेंकना शुरू किए। तो ये आप हम कर सकते हैं किसके लिए, जब सुपर पावर हो। यूएस सुपर पावर था। अच्छा राजीव गांधी सुपर पावर से अभी टैकल इसको ज्यादा कर भी नहीं सकते थे, क्यों, क्योंकि उस समय तक रसिया की हालत लगभग धीरे धीरे नाजुक होने लगी थी। और सर कोई भी फ्यूचरिस्टिक और कोई भी नेता होता है उसको सर पता होता है आगे आने वाले 5-10 सालों में, ऐसा कुछ नहीं है। उनको ही पता था कि बेचारा कमजोर, हमको यूएस की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक। तो यूएस के खा के नहीं बात कही, इंदिरा गांधी नहीं थी, आग दिखा देंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। तो राजीव गांधी थे और सिचुएशन अलग था, तो इन्होंने यूएस को 2 बोला, एक ही लालच है, वो बोले कि ये यूएस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये हरामखोर पाकिस्तान को टेरर फंडिंग कर रहा है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप वहां भी मैंने अफगानिस्तान पढ़ाया था तो आप देखे थे किसका सब देन था, यूएस का देन था सर। उसको बुलाना, उसको ट्रेनिंग लेना, सिर्फ अपना बदला लेने का, है ना, घूल अफगानिस्तान वाला। तो सर बुलाना, फिर वो मुजाहिदीन का बनाना, पैसे देना, यहाँ पे ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवाना। तो प्रॉब्लम हमारे लिए यूएस ज्यादा नहीं था, लेकिन यूएस की जो हरकत थी पाकिस्तान की तरफ, इसलिए जो हमारा हाइफेनेशन और डिहाइफेनेशन वाला प्रोसेस था, तो वो ज्यादा सर तकलीफ हमें दे रहा था। तो हमने यूएस को बोला, क्या देखो क्या कमाल लगा है, इन्होंने बोला यूएस है क्या, कैपिटलिस्ट। क्या है वो, कैपिटलिस्ट। और पूंजीवाद मैंने बता चुका हूं, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिज्म। तो कैपिटलिस्ट का आपको पता होगा कि सर प्रॉफिट उसको जहां मिलेगा वहां जाएगा। सुन पा रहे, कुछ लोग भूजा के लिए 10 किलोमीटर चले जाते हैं, कुछ लोग पान खाने के लिए भी 5-7 किलोमीटर चले जाते हैं, और आप लोग इस बात को सुने भी होंगे, कुछ लोग ऑर्केस्ट्रा देखने 20 किलोमीटर चले जाते हैं। तो हाँ, मतलब ये ट्रूथ है, ये सच है। अच्छा एक और बात बाय द वे बता दूं, ऑर्केस्ट्रा देखने में मेंस या बॉय सिर्फ आगे नहीं है, लेडीज भी बहुत आगे हैं सर। कुछ घर की लेडीज लोग तो सर एकदम सामने बैठ के देखती हैं, भी नहीं है सर, जब पुरुष देख सकता है तो महिलाएं काहे नहीं देख सकती हैं। बट हाँ ये कभी नहीं होगा, मतलब वो करेंगे, बट फिर भी अब सर ये जुनून, ये जो जुनून सर पे सवार है, इंडिया के भी सर पे सवार है, क्योंकि पता है कि यूएस ऐसे नहीं मानेगा। यूएस का एक ही कमजोरी है, क्या सर, इसको क्या करो, किसी भी तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट दिलवाओ। सुन पा रहे हो, जैसे ही बिजनेस आएगा यूएस सबको भूल जाएगा। और इंडिया तो इतना समझ ही चुका था, डिप्लोमेसी सर इंडिया नहीं सिखाया, कौन, हनुमान जी।
तो हनुमान जी वाज फर्स्ट डिप्लोमेट। तो सर पता था कि यूएस जो है, यूएस का इतिहास देख के पता है कि अगर प्रॉफिट इसके साथ बिजनेस अगर हो रहा है तो ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं, तो ये सर छोड़ देगा सब कुछ। आ रहा समझ में? मतलब वही वाला वादा किए थे साथ निभाएंगे, जैसी पैसा मिला तो कौन बे। अब ये दो चीज हुआ, इंडिया ने ऑफर किया यूएस को। अच्छा कमाल की बात देखो, 1991 में लिबरलाइजेशन हो रहा है बड़े स्तर पे, 1991 में लगभग ये वो प्रोसेस है जब 1980 से आप मतलब मान लो 2000 तक लिबरलाइजेशन मतलब क्या, कर में छूट। अभी बस इतना मोटा मोटे मीनिंग क्या मतलब सर आप आइए। अच्छा सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो? सही सुन पा रहे हो? अच्छा ऐसा है कि हम गैप लिए थे तो मतलब गैप आप भी लिए थे, बात समझ में आ रहा है ना? तो आपकी एनर्जी डाउन क्यों हो रही है मुझे नहीं पता है, कुछ जमाल गोटा वगैरह खाने नहीं लिए आप लोग। इधर देखिए, सबसे पहले तो जोर से बोल दे एक बार यार, फिर उसके बाद करेंगे यस और नो। नहीं हुआ, ठीक है तेजी में, यस और नो। अभी समझना 1991। अच्छा उसी समय क्यों लिबरलाइजेशन हो रहा है? कमाल की बात है, आप बोलेंगे सिचुएशन का डिमांड था। सर डिमांड से कहीं ज्यादा एक आपका प्लानिंग था, एक बिहेवियर था, एक व्यू था, एक विजन था। क्या था? राजीव गांधी ने बोला कि अगर आपको दिखाना है कि वाकई इंडिया इंटरेस्टेड है किस में, यूएसए में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। नहीं तो यूएसए तो सर धाए से भी पकड़ लेगा कि अच्छा बेटा तुम्हारा कोई और रोल नहीं, सिर्फ रोल क्या है कि तुम चाहते हो कि पाकिस्तान से हटके मेरे तरफ उसका झुकाव हो जाए। लेकिन सर इंडिया ने क्या किया, इसीलिए मैंने बोला कि जब आप किसी को सिखाना चाहते हो और किसी को सुधारना चाहते हो तो उसको एहसास, उसको सुधारना चाहते हो, सबसे पहला शर्त है कि अगर उसको एहसास हो गया कि आप सुधारना चाहते हो, जीवन में कभी नहीं सुधरेगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप जिसको सुधारना चाहते हैं पता नहीं होना चाहिए। इंडिया का सर छुपा हुआ ये बात था कि इंडिया जानता था कि किसी भी तरीके से यूएस को अगर हम इन्वॉल्व कर लिए बिजनेस में तो हमारा पाकिस्तान का बहुत सारा मैटर सॉल्व हम कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को क्या दो थप्पड़ मारेंगे शांत हो जाएगा। पहले यूएसए को तो मैंने खींचे क्योंकि उड़ तो यूएसए के दम पे ही रहा है वो। तो दो चीज किए, इसको बोला बेटा आइए और यहाँ इन्वेस्ट करिए और हम पूरा का पूरा लिबरलाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि सोचो इधर सोचो, अभी तक ना जवाहरलाल नेहरू किसी को अलाउ कर रहे थे, ना इंदिरा गांधी, तो कोई सब डरे हुए थे कि सर कोई बिजनेस के नाम पे आ रहा है तो हम किसी से भी, हर किसी से डर रहे थे, सहमे हुए थे। अब पहला ऐसा मुद्दा था जहां पे हम सर पूरा ओपन करने वाले थे, अब बिजनेस पूरा एक्सपैंड, और उसमें भी कर पे छूट। कहिए नहीं 5 रुपए में 15 किलो। मेरे पास समझ में आ रही है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, सडनली हमने बोला अच्छा यूएसए को अब दिखा प्रॉफिट, इंडिया इज अ बिग मार्केट, कौन नहीं चाहेगा यहाँ इन्वेस्ट करे, डेवलपिंग कंट्री से भी सर नीचे अभी ऊपर आ रहा है। तो सर यूएसए ने बोला डन। सर उसी समय तो पूरा का पूरा बिजनेस आना, फिर कंपनीज आना और यूएसए की सारी चीजें आना काफी तेज हो गया। अच्छा यूएसए अब जब इंडिया से उसको प्रॉफिट मिलेगा, एक बात तो तगड़ा है कि इधर से मन मुटाव तो होगा ना बॉस, क्योंकि जिस आदमी को पैसे से, ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखें हाथ खड़े करिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अरे अनएक्सपेक्टेड मतलब मैं एक्सपेक्ट किया था कि सब हाथ खड़े करोगे यार। ऑस्कर मूवीज है ये, ऑस्कर अवार्डेड के लिए मूवीज जा चुका है, तो मूवीज का लिस्ट में जो था उसमें डाल लीजिएगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है ना? हाँ मतलब ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बहुत बेहतरीन मूवी है, देख लीजिएगा। अब इधर दो चीजें हुई रही, पैसा जिसको चाहिए सर उसको क्या दिखेगा आदमी, अब दोस्त दोस्त ना रहा तो वो नहीं है, बाप प्रणाम भैया सबसे बड़ा सही है रुपया बोला भैया तो इधर रहिए, तो सबसे बड़ा क्या रुपया। अब अरे दो चीज का ख्याल रखो, देखो सबसे, अब रुपया में क्या हुआ सर, यूएसए इससे प्रॉफिट कमाने लगा, पाकिस्तान को अब कुड़बुड़ाहट हो गया कि भाई ये यूएसए करके अभी तक तो हमको पैसा दे रहा था, वो आंख नहीं दिखा रहा है। अब इंडिया ने बोला कि चलो यूएसए का मुद्दा तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन सर सबसे भयानक एक और था, कौन? क्योंकि पाकिस्तान तो हमें परेशान शुरू से कर रहा था, हमें लत लग गई, पाकिस्तान की लत लग गई थी कि बेटा अब ये वैसा ही बोलते नहीं है कि सर हाथ पांव तो मारता रहेगा, तो मुझे तो तेरी लत लग गई, तो पाकिस्तान की भी लत लग गई। ये पता है कि सर ये बार बार करेगा, 2-3 थप्पड़ मारेगा, चुप हो जाएगा, फिर दम आएगा, फिर मारेगा, मारते रहे, मतलब ये चलता रहेगा, तो इसको छोड़ दिया हमने। लेकिन सर फिर भी हरामखोर वही बोलते हैं ना कि इग्नोर तो नहीं कर सकते, दुश्मन मतलब दुश्मन ही होता है, कम समझिएगा मत, कहे कि चींटी अगर नाक में घुस गई तो समझे, उसके बाद बवाल मचा देना। अब उसके बाद बचा चाइना। सर 3 प्रॉब्लम देखो, राजीव गांधी ने कितना स्मार्टली गेम खेला है, जबरदस्त। चाइना का भी समझ गया कि इसका
इसका भी नफ्स बिजनेस है। तो क्या बोला, या तो बॉर्डर सुलझाओ या क्या करो, बिजनेस। और एक और बात, यूएसए को जब यहां बुला रहा था तो सर इंडिया ने कंडीशन रखा है कि यू डोंट मस्ट इंगेज विथ पाकिस्तान और यू मस्ट नॉट सपोर्ट द टेररिज्म विथ पाकिस्तान। कंडीशन रखा इंडिया ने। जैसे ही बोला अमेरिका बोला हाँ हाँ आ रहे, बोला बस भाई एक मिनट पहले इधर साइन करने का। उसके बाद से आप देखेंगे तो डिप्लोमेसी में चेंज आ गया, अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ आने लगा और पाकिस्तान को उधर कुड़बुड़ाहट मचना शुरू हो गया। अब इसीलिए दो चीजें होंगी। पहली बात, कोई भी चीज इतिहास में सर किसी के साथ रिलेशन इतना मान के चलिएगा परमानेंट नहीं होता है। अगर हमारे आज किसी भी कंट्री के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है तो मान के चलिए फ्यूचर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगा ही होगा। ऐसा कभी भी परमानेंट मान के नहीं चलना है कि एकदम रसिया भाई ही है, ऐसा नहीं है सर। कोई भी देश को ऐसा मान के नहीं चलता है और मान के चलना भी नहीं है। कब फॉरेन पॉलिसी बदलेगा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक पा रहे हैं? अब आ जाओ इधर। तो यूएसए को तो निपटा लिया बिजनेस में। अच्छा, जैसे ही बोला कि पाकिस्तान से आप एंगेज नहीं करेंगे, कंडीशन रहेगा, क्यों? और इसके बाद सर आपको दो चीजें होंगी, आप टेररिज्म को किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारा थोड़ा मन इधर हल्का हो गया। अच्छा, आप चाइना को बोला कि भाई बॉर्डर सॉल्व करें तो क्या कर, बिजनेस। आपको क्या लगता है चाइना क्या करेगा? समझ में आ रहा है? उसको क्या मतलब है बॉर्डर से? सीधा कहता है बॉर्डर पूरा घेर। उसको सर मतलब ही नहीं है, घेर घार करने वाला सुलझाएगा क्यों? वो सीधा बोलेगा भाई सुलझाने वाला मामला नहीं होता है। बिजनेस करना है तो करते हैं। अच्छा, अब हमारा बिजनेस चाइना के साथ हो गया। अब कमाल की बात है, देखो अगर देखोगे तो कुछ हिस्सों को लोकेशन देखना, पाकिस्तान, यूएसए और चाइना का लोकेशन पे मैप पे इमेजिन करना। अच्छा, बहुत दिन से नहीं देखा हो तो दिखा दे क्या? नहीं देख लो, महसूस कर लो पहले। यूएसए एक तरफ, इधर महसूस कर पा रहे हो? ठीक, इधर हमारा चाइना और सर इधर उसके बाद क्या बच गया? पाकिस्तान। तो दो, और सर दोनों का लगभग उन सब का बड़ा वाला ये कौन रहा? यूएसए। अब सर ये तो चलाता है ना सर, चलने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट चलाने वाला है। अब ये क्या किया, चाइना को टैकल किया। चाइना हम पे और पाकिस्तान हम पे और अमेरिका हम पे, ये तीन ऐसे थे जो लगभग तीनों इंटरकनेक्टेड होकर काम कर रहे थे। क्योंकि सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी यूएसए का इंटरेस्ट था, असम वगैरह में यूएसए का इंटरेस्ट था और वो शुरू से रहा भी है। कारण रिच रिसोर्स एरिया है और गजब का वहां पे सर अलग अलग वेराइटीज ऑफ रिसोर्सेज, स्पाइसेस एंड मसालेज वहां पे मिल जाएंगे। तो उसका इंटरेस्ट था। हमने इसी तरीके से चाइना को भी बिजनेस में लपेटा, यूएसए को भी बिजनेस में लपेटा। बच गया कौन? अब बोला अब आ तू। अब सर अब आ वाले में क्या हो गया? तुम्हारे पास ना ये बचा नहीं, जाहिर सी बात है जहां प्रॉफिट है लोग वहां रहेंगे। पाकिस्तान को बोला अब तुमको न्यूक्लियर से जवाब चाहिए तो न्यूक्लियर से लो, नहीं तो डैश से चाहिए तो डैश से लो। बात खत्म। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब हमने तोड़ा है उसको, उसके जो मेन जिसके वजह से उछल रहा था हमने उसको साइड ही कर लिया वहां से। और जब साइड कर लिया तो हमारा काम इजी हो गया। सुन पा रहे? चलो, पानी चाहिए तो पानी ले लेना, ठीक है। अब सर आपको क्या लगता है राजीव गांधी ने कितना स्मार्टली गेम खेला? समझो, यूएसए का मुद्दा सुलझा लिया, बिजनेस कर लिया, पाकिस्तान को साइड लाइन कर लिया, चाइना के साथ बिजनेस कर लिया। अब जैसे ही लोग बिजनेस से इन्वॉल्व हो गए, एक बात याद रखना, जब तक आप काम नहीं कर रहे हो तब तक दिमाग बड़ा कचरा चलेगा आपका। जो काम में इन्वॉल्व है ना वो सर सडनली बड़ा अच्छा हो जाएगा। सुन पा रहे बात? और बड़ी अच्छी बातें करेगा, एकदम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन की बातें करेगा। और जो जब तक बेला बैठा है, ऐसा ही खाली बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा, बिना गोल, कुछ नहीं, उसको पता नहीं सर, वो दिमाग खराब करके सबका रखा रहेगा। सुन पा रहे हैं? तो इससे जाहिर बात है कि आपको बिजी रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काम करते रहिए। तो नीचे आइए और पेज नंबर देखिएगा जरा ध्यान से। एक आपको मिलेगा CITX एंड CITJ, ये बताऊंगा अभी, बट पहले उस पेज को पढ़ लेने दीजिए। पेज नंबर 82 आ गए हो? पहला राजीव गांधी दिख रहा है। इंडिया पोजीशन इटसेल्फ एज ए रीजनल हेजीमोनी, मतलब जो नेहरू एंड इंदिरा गांधी ने किया उन सबको कंबाइंड करके एक वर्ड दे दिया रीजनल हेजीमोनी। रीजनल हेजीमोनी क्या है अभी बताएंगे। आसपास के एरिया में जो अपना आधिपत्य है नॉर्मली, जैसे हमने क्या बोला कि सर हम एक ऐसे ग्रुप बनाएंगे, जैसे हमने ग्रुप बना लिया मान लो सार्क, ये आगे आएगा अभी अटल बिहारी वाजपेयी में पढ़ाऊंगा, उनका ज्यादा रोल है इसमें। तो हमने एक सार्क, लेकिन पहले से आ रहा है, हमने बोला क्या उसका फुल फॉर्म वगैरह है सब कुछ, चिंता नहीं करिएगा। तो हमने बोला कि हम ऐसा ग्रुप बनाएंगे जैसे साउथ एशिया मान लो, तो जितने सारे कंट्री है साउथ एशिया में, जो छोटे मोटे कंट्री है उन सबको इस ग्रुप में रखेंगे। और हेलो, इस ग्रुप में ना तो अमेरिका को रखेंगे, ना रसिया को रखेंगे, ना चाइना को रखेंगे। क्यों? इसलिए ताकि सर जो छोटे मोटे कंट्री हैं, अच्छा छोटे मोटे कंट्री का तो नुकसान हो जाएगा ना, क्यों? बड़े कंट्री रहेंगे तो उनका डिसीजन तो सुनने नहीं मिले,
इंडिया का यही अप्रोच था कि सर हम उसमें रखेंगे, पावर को रखेंगे ही नहीं कि छोटे मोटे कंट्री को डर लगे, और हमने रीजनल पे खूब दबा के फोकस कर दिया। अब जरा नीचे आइए पहले। तो दूसरा है राइज ऑफ सिविल मिलिटरिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। राजीव गांधी केम व्हेन वी हैव 3 प्रॉब्लम। पहले देखो, पाकिस्तान प्लस यूएसए स्पॉन्सरिंग टेरर इन पंजाब, दिख रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, यूएसए प्लस चाइना स्पॉन्सरिंग टेरर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोलो तो समझ में आ जाएगा। तीसरा, श्रीलंका सपोर्टेड पाकिस्तान इन 1971। अब श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था 1971 में। अब जरा नीचे आइए। सो राजीव गांधी आइडेंटिफाइड यूएसए, पाकिस्तान एंड चाइना एज मेन प्रॉब्लम। तो राजीव गांधी ने सोचा कि 3 ज्यादा इसमें सारे दिमाग खराब कर रहा है। कौन कौन? यूएसए, पाकिस्तान, चाइना। पहला देखिए, राजीव गांधी वेंट टू यूएसए, पहला पत्ता। तो राजीव गांधी वेंट टू यूएसए बिकॉज यूएसए माइंडेड, हेंस राजीव गांधी सेड कि वी आर डूइंग लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या? कर में छूट दे रहे हैं, आप आइए यहाँ इन्वेस्ट करिए, सर पूरा मार्केट आपके लिए पड़ा है। अच्छा, देन यू केम एंड इन्वेस्ट बट यू हैव टू स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना। बट हमने कंडीशन रखा कि आपको पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेररिज्म, क्योंकि सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी हमारा अभी क्या है, दिमाग में इनस्टेबिलिटी उधर भी है, जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा भी इनस्टेबल है। तो सर ये दोनों को पहले बंद करना पड़ेगा। अब नीचे आ जाइए थोड़ा। बट यू हैव टू स्टॉप सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड चाइना। सो यूएस सेड ओके, क्योंकि उसको प्रॉफिट दिखा इंडिया में, इसलिए लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में। तो पहली बात, लिबरलाइजेशन होना उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सिर्फ ये नहीं कि इंडिया ही चाहता था, उसके पीछे हमारे सिचुएशंस, हमारे दूसरे भी चीज थे कि किसी तरीके से सर हम टेररिज्म को और इनस्टेबल सिचुएशन को शांत करें। सिर्फ ये नहीं कि हमको प्रॉफिट कमाना था या अवॉइड दिया, तो उसके पीछे का मुद्दा ये था कि 3 प्रोमिनेंट जो हमारे को बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे, इनको शांत करें। अच्छा, हम इनको शांत कर भी कैसे सकते थे? देखो इधर कुछ नहीं था यार अपने पास, हम अभी इतने अभी स्ट्रांग भी नहीं हुए थे कि हम इन तीनों से लड़ सकते हैं, और लड़के सुलझाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, अभी लड़ेंगे, रिसोर्स खुद है नहीं। तो हमने क्या किया, मार्केट था भैया, तुम आओ, छूट दिए, बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, बस बात खत्म करो। और सर ये दिखाता है कि इंडिया का जितना भी फॉरेन पॉलिसी वाला है, चाहे नेवर, कितना प्रैक्टिकल है। हमने ये नहीं बोला कि कुछ नहीं है तो उसी तरह यूक्रेन की तरह आओ मार ही देंगे, समुद्र उड़ा देंगे। प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। ठीक है, अगर माँ बाप की गाली दे दे तो सर आप तो फिर लड़ ही जाइए, वो तो एनर्जी आप में ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे अगर आप कमजोर भी है ना, और आपके सामने बहुत शक्तिशाली है कोई, और अगर आपको चाहता है, तो क्या स्टोरी भी है, सिंपल कुछ नहीं, बहुत शक्तिशाली है, आप बहुत कमजोर हो, बहुत कुछ सुन रहे हो, लेकिन अगर गाली दे दिया सर माँ को, या माँ को मार दिया, समझ, उसके बाद आपके अंदर का सर निकलने वाला उसके बाद, और आप कितने भी कमजोर हो उसको मार ही दोगे। तो सर रीजन डिपेंडेंट है, रीजन इंपॉर्टेंट है कि किस रीजन के लिए आप लड़ रहे हैं। आप आईएएस बन रहे हैं तो कुछ लोग का रीजन ये होगा कि बस आईएएस बनेंगे और बनते बनते सामने लोग पहले मारेंगे गोली, इसलिए समझ में आ रहा है क्या कि बहुत परेशान करता है, पढ़ने नहीं देता है, ऐसा बोलता है। अच्छा, दूसरा कुछ का रीजन ये भी होगा, लेकिन आप लोग में से मैं जानता हूं कि इसमें से किसी का ऐसा रीजन नहीं है, ये मैं जानता हूं। बट पहला इंपॉर्टेंट रीजन सिंपल ये है कि लाइफ मेरी है, मुझे बेस्ट चाहिए। जब हर कोई बेस्ट अचीव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, बाकी दूसरा कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 2 चीज का ध्यान में रखना है। अब सर इंडिया ने भी सेम प्रैक्टिकली सोचा कि बेटा देखो, हम मार तो सकते हैं नहीं, हमारे पास एक ही तरीका है, इनको बिजनेस से सुलझाओ, और जो पाकिस्तान है, हाँ पाकिस्तान को मार सकते हैं, उतना वो तो मारेंगे, उसको मारते मारते उसको परेशान हो गए। तो हम सर इसीलिए क्या है, उसी से लड़ते हैं जिसको हम हरा सकते हैं। अब देखो ना, मतलब उड़ रहे अपन पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जैसी चाइना की बात आती है, नहीं बात करके सुलझा लेंगे, समझिए, यहाँ से बात करके सुलझा। पाकिस्तान को क्या, अगर ऐसे हुआ भैया, समझ रहे हो, मतलब कमजोर आदमी पे क्या है ना, गुस्सा ज्यादा आता है इंसान को, समझे, जो कमजोर आदमी होता है उस पर ज्यादा गुस्सा आता है। खैर नीचे आइए। पहला है राजीव गांधी वेंट टू यूएसए वाला काम। अच्छा, अब दूसरा, फिर राजीव गांधी गए चाइना। देख लीजिए, राजीव गांधी वेंट चाइना एज सेड, बॉर्डर का विवाद सुलझाओ या फिर बिजनेस करो, और अगर ये दोनों तो हम भी तुम्हारा हाल वही करेंगे जो जिनजियांग में तिब्बत। ये क्या है रिलेशन, चाइना में पढ़ाऊंगा। जो तुम जिनजियांग में तिब्बत एंड यूनान के साथ कर रहे हो, जो हमने मतलब हमारे लिए तुम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कर रहे हो, वही काम हम तुम्हारे जिनजियांग और यूनान में करेंगे, क्योंकि वो एरिया भी ऐसा है जिसको जबरदस्ती कैप्चर किया गया है चाइना के द्वारा, वो भी डिस्प्यूटेड है, मैं चाइना में पढ़ाऊंगा आपको। मतलब कहने का ये कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तुम हमको परेशान करोगे, हम तुमको जिनजियांग में, और वहां पे आपको वीगर मुस्लिम्स का भी मैं बात बताऊंगा कि कैसे चाइना प्रताड़ित करता है वीगर मुस्लिम्स को, बहुत पड़ता है उनको धर्मांतरण के लिए, कितना सब बहुत कि तुम धर्म चेंज करो और यही बनो, बस यहाँ पे कोई दूसरा धर्म उनका नहीं रहेगा।
तो इंडिया भी जानता है कि इधर अगर ज्यादा तेज बनोगे बेटा तो तुम्हारा हाल वही करेंगे जो तुम हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में करने का सोच रहे हो। तो सर लेकिन चाइना निकला समझदार। चाइना क्या बोला, ना बेटा ना, क्या करेंगे अपन, बिजनेस। बॉर्डर को जहां है वहां रहने दो, बिजनेस करते हैं, बिजनेस अलाउ कर दिया, नहीं चाहिए। तो सर हमने बॉर्डर सुलझा लिया, सॉरी बिजनेस किया तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने, बट चाइना मान गया बिजनेस के लिए, राजीव गांधी सेड कि तुम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को तंग नहीं करोगे। यहां पर भी एक कंडीशन आ गया। सर दिखाता है प्रैक्टिकली आपने कितना क्या रखा, आपने फ्री 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 नहीं किया, आपने एक कंडीशन रखा, यूएसए इन्वेस्ट करो बट तुमको पाकिस्तान और उसको सपोर्ट नहीं करे, पर चाइना बिजनेस करो बट नहीं सपोर्ट करना पड़ेगा तुमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, फिर तुमको दंगे नहीं करने पड़ेंगे। हमने सपोर्ट कंडीशन रखा क्योंकि हमसे तुम प्रॉफिट कमा रहे हो और हम तुम्हारे लिए कंडीशन रख ही देंगे। और हम देखो क्या ये दिखाता नहीं है कि इंडिया कितना प्रैक्टिकली चीजों को पोलाइटली निभा लिया। अब राजीव गांधी सर इतने ज्यादा मतलब जिसको कहा जाता है यंग ब्लड होने के बावजूद भी इतना पोलाइटली काम को, तो सबसे बड़ा रोल इनका रहेगा। अब जरा एक स्टेप नीचे आइए, थोड़ा सा आइए नीचे, आनंद लीजिएगा। तो पहला है राजीव गांधी टैक्टफुली सेटल चाइना एंड यूएसए, क्योंकि इनका असर पड़ोसी पे हो रहा था और पड़ ही रहा था, जाहिर सी बात है। नीचे आइए। नाउ राजीव गांधी पूछे कि पाकिस्तान का क्या किया जाए। देन रॉ सेड कि पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पंजाब, एंड दूसरा न्यूक्लियर वेपन भी टेस्ट का ऑलरेडी वो कर ही रहा था। खैर तो रॉ मेक्स 2 टीम, एक बनाया CITX और एक बनाया CITJ, तो उसमें काउंटर इंसर्जेंसी टीम होगा और उसी को मैंने टॉप पे लिखा है, CITX और एक है CITJ। टॉप पे देखिएगा CITX और CITJ का काम। तो CITJ का काम था कि सर पहली बात ऊपर में आ जाइए, CITX एंड CITJ सबसे टॉप पे आइएगा, सुन पा रहे हो, CITX एंड CITJ वर्क टुगेदर एंड ब्लीड पाकिस्तान। एंड फिर आए दिन पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जब तक कोई यूएन को बताया तब तक इंडिया वहां से निकल गया और कोई प्रूफ नहीं बचा। इसलिए पाकिस्तान हमेशा रॉ को ब्लेम करता रहता है जब भी कुछ होता है। तो ये इसलिए बनाया गया, नॉर्मली बना के बोला गया देखो पाकिस्तान को सर कन्वर्ट तो पहले बांग्लादेश में हमने किया, ठीक है, अब जरूरी और भी है क्योंकि फिर ये बाज नहीं आ रहा है, फिर टेररिज्म रोक नहीं रहा है, तो इंटरनली इसको परेशान करो। अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, सुनो ध्यान से, बस 5 मिनट और पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप कभी भी जब भी किसी को अगर करना होता है ना, हर जगह प्यार से गले लगा के काम नहीं चलता है। कभी कभी ना आग तभी बुझता है जब दूसरों के यहाँ आग लगता है, मेरी बात समझ में। तो कभी कभी आग दूसरों के यहाँ लगाना जरूरी होता है। जैसे कि बार बार पाकिस्तान हमारे यहाँ परेशान कर रहा है तो सर वो ऐसे नहीं मानेगा, एक बार उसके भी घर को थोड़ा आग के लपेटों में अगर भेज दिया जाए तो थोड़ा उसको भी समझ में आएगा कि आग होता क्या है। और यही काम हमने किया और जरूरी भी था। इनफैक्ट यही काम रसिया नहीं किया था यूएसए के साथ, अगर एक कर देता तो काम हो जाता। जैसे मैंने बोला था आपको कि 1988 वाले में आते आते रसिया तो बिखरने लगा था और अफगानिस्तान में वो लड़ाई तो उसके पहले चली रही थी, उस समय भी विथड्रू कर रहा है रसिया, अरे बता नहीं था। और रसिया ने क्या किया, मैंने बोला रसिया अगर क्यूबा वगैरह पे और उसके आसपास पे अटैक कर देता अमेरिका के, तो अमेरिका को तब उस समय समझ में आता कि मेरा अब हमारा नेबर को संभालना पड़ेगा। लेकिन रसिया थोड़ा वहां चूका और चूक के वहां से निकल लिया हो। बट अगर देखा जाए तो सर अफगानिस्तान को ऐसे ही मजाक में थोड़ी ना बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी, हर कोई बड़ा बड़ा पावर मर के गया उधर से, समझ लो कब डे सर। आप गलती से कभी मत वहां कदम रख देना, मैं बता दे रहा हूं आपको, बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। खैर अब टॉप पे आ जाओ, उसके बाद एक और लाइन देख लो। CITX and CITJ का ऑब्जेक्टिव was to disturb Pakistan internally. राजीव गांधी also said if Pakistan did nuclear test then India will also do. और राजीव गांधी पहले ही बोल चुके थे कि जिस तरह से जवाब वो मांगे उस तरह से जवाब दो, बात खत्म। अगर आर्मी से लड़ना है आर्मी से लड़ो, बम मारना है, गोली मारना है, न्यूक्लियर वेपन, उससे भी जवाब देंगे। ऐसा नहीं है सर कि लाठी से मारा तो AK-47 से जवाब देंगे, लाठी से मारा तो लाठी से, AK-47 से तो AK-47। और ये दिखाता है कि लीडरशिप सर सही, हमारा सही डायरेक्शन में चल रहा था। इसलिए क्योंकि आप कभी एक चीज का बदला दूसरे अपने, जैसे हम लोग आम आदमी क्या सोचते हैं, आम आदमी ये सोचता है, मैंगो मैन लोग, कि देखो भैया इंडिया मान लो अगर टेस्ट सीरीज हार गया तो वनडे तो जीत गया ना। तो इंडिया में ये होता है, मेरे पास आम आदमी को लगता है क्या हो गया, टेस्ट हार गया तो वनडे जीतल लूं। अच्छा वनडे अगर हार गया तो T20 जीता ना भाई, तो हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, कंपनसेट। जबकि आपको पता है कि टेस्ट का फॉर्मेट अलग चल रहा है, वहां पे आप रैंकिंग फिसल के चलेगा 10 पे, वनडे में जीते तो हो सकता है रैंकिंग 2 पे आ गए, T20 में जीते तो हो सकता है 1 पे आ जाए। लेकिन टेस्ट का तुलना हम किससे कर रहे हैं, दूसरे से। क्यों? क्योंकि सर हमको पता है
कि जस्टिफाई तो करना होगा ना। तो आम आदमी जस्टिफाई करता है, प्रैक्टिकली जो लीडरशिप होते हैं जस्टिफाई नहीं करते, उसी हिसाब से जवाब देते हैं। भैया ईंट से मारा तो ईंट का जवाब क्या, पत्थर से। ईंट का जवाब ईंटी से देना भाई, और पत्थर का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करिए। तो नीचे आइए, तो डेवलपमेंट आप उसके बाद सर पेज नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। राजीव गांधी ऑल्सो सेड पाकिस्तान डू। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, जरा बिना देखे रिपीट करना, जो फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर का किए थे सीक्वेंस वाइज। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी जी। ठीक है, चलो पेज नंबर 83 पे आओ। 83 आ गए, चलो 83 पे आएंगे तो आपको मिलेगा नेबरहुड पॉलिसी ऑफ नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव का देख लीजिए थोड़ा और फिर जीवन का आनंद ले लीजिए। तो पहली बात, राव समझ चुके थे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने राव को काफी छूट दिया था। सर देखो मैंने पहले बोला, नरसिम्हा राव इस बात को अच्छे से जानते थे कि इन्होंने मिलिट्री को इतना सर पे चढ़ा लिया है और जहां कुछ हुआ सीधा बोला जाकर मार के। अब ये जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो सिचुएशन था, ये चुप रहने वाला नहीं था। तो राव अब समझ चुके थे कि नहीं बेटा, अब सिचुएशन का डिमांड अलग है, क्योंकि अगर अभी न्यूट्रल नहीं हुए तो बेकार हो जाएगा काम। और सर राजीव गांधी ने उतना ही छूट दिया था। सर सोचो आप कि एक इंडिया वैसा देश जो उतने सालों तक शांत रहा और सडनली इंदिरा गांधी से शुरू होता है। सोचो सर, आपने चाइना सिक्किम भी उधर, उसमें भी चाइनीज को मारा, आपने पाकिस्तान को उधर मारी दिया, अमेरिका को आंख दिखाई दिया आपने, ले लेके आपने, समझ रहे हो, वहां गुस्सा आ जा। सर होता नहीं है कि गुस्सा तो बहुत पहले से था, चिंगारी थी, एक ही बार आकर जो फटता है वही फटा। अब सोचो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर और 2 प्राइम मिनिस्टर में आगे पूरा पीछे गुस्सा। अच्छा जवाहरलाल नेहरू को आपको क्या लगता है सर, उनको बुरा नहीं लगा? बिल्कुल बुरा लगा होगा। जब 1962 अपन हार गए तो इंडिया तो उसको सर जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा था। और जवाहरलाल नेहरू आदमी जिस लीडरशिप में और लीडरशिप पे जिसका ईगो इतना हाई हो कि हमें करना है, वो आदमी शांत कैसे रह जाएगा? लेकिन शांत रहने के पीछे कारण ये था कि प्रैक्टिकली सह तो जरूर लिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी सिचुएशंस अपनाए कि आगे चल के बात तय था कि सर हम कुछ ना कुछ काउंटर तो करेंगे। याद रखिएगा, जैसे अगर दादाजी हैं, दादाजी बहुत बर्दाश्त करते आ रहे हैं पहले से, अब देखिएगा, और अगर उसके बाद दादाजी बर्दाश्त करते आ रहे हैं तो देखिएगा उसके बाद पापा आएंगे। अच्छा दादाजी हो सकता है काफी शांत थे, परदादा भी काफी शांत थे, पापा आएगा भड़का हुआ आदमी। मतलब ये पापा चाचा लोग ऐसे निकले कि सर दंगा फसाद करने वाले निकल गए। क्यों? क्योंकि वो लोग शांति से सह रहे थे और वो सहते सहते आके सर यहाँ नेक्स्ट 3rd जनरेशन में हुआ है चेंज। सुन पा रहे हैं? इसलिए आप जनरली देखिएगा ना तो आप अपने दादाजी को देखेंगे, अगर परदादा शांत हैं और पापा के 4 भाई 5 भाई लोग हैं, सर बड़ा डेंजरस होंगे लोग। समझ मेरी बात? जब मारपीट होगा लाठी लेके चारों निकल जाएंगे। तो जो चीजें क्योंकि वो लोग बर्दाश्त किया है समाज का, तो ये यहाँ पे, और पहले से मारपीट किए हैं तो अब शांत हो जाएंगे। पहले जो मारपीट वाले थे ना अगर, तो अब का बच्चा वो न्यूट्रल हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जितना फ्रस्ट्रेशन था उसके दादाजी निकाल चुके हैं। अब बच्चा तक आते हैं तो बोला मारपीट का कोई जरूरत नहीं है, बहुत मारपीट हो गया। नीचे ही तो पहला है, राव समझ चुके थे कि इंदिरा गांधी एंड राव को काफी छूट दिया, जिसमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट शुरू हो गया। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंडिया के खिलाफ थोड़े से बोलेंगे, क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो, इतना शांति देश, हनुमान जी राम जी वाला बात है, और तुम यार हनुमान चालीसा चला के बाहर में बंदूक रखे हुए हो तुम। अब ये जो है भाई, और लोग तो हमसे इसलिए जुड़े थे ना बिकॉज हमारा अस्तित्व ऐसा था। उनको तो बुरा लगेगा ना कि हम तो आपसे इसलिए जुड़े थे क्योंकि राम जी का वास है। यहाँ राम जी का तुम इधर बगल में राम रखे हो, बगल में उसके बाद तुम इधर क्या कुल्हाड़ी उलाड़ी रखे हुए हो। ये जो चीज है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। मैंने बोला था इसलिए इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ संबंध वहां से खराब दिखेगा आपको, और फिर उसको रिहैम्पर करने के लिए हम क्या, साउथ अफ्रीका क्या भूल गए क्या? तो रिहैम्पर करने के लिए, बस मुझे पता है, चिंता मत करो, ये जो रूम है अपन छोड़ देंगे परेशान मत हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। अभी एक बार पढ़ा लेने दो, उसके बाद फिर कुछ बातें डिस्कशन करूंगा। तो पहले देख लो एक बार, बस 2 मिनट और रुक जाओ। तो पहले क्या है पॉजिटिव साइन, वहां पे लिखा है मैंने, इंडिया सेंटीमेंट शुरू हो गया विच इज नॉट ए पॉजिटिव साइन, क्योंकि जब राव आए तब राव के समय 2 चीज हुआ, कोल्ड वॉर एंड हो चुका था, दूसरा स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी थी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि बेटा हम प्लानिंग करें तो करें क्या, क्योंकि सर रसिया के साथ हमारा ज्यादा संबंध जुड़ा था, इंदिरा गांधी आंख दिखाई थी और उसके बाद राजीव गांधी मैटर सुलझाया था, बट रसिया का टूटना हमारे लिए शॉकिंग था। तो आर्थिक स्थिति हमारी खराब थी और मैंने बोला था राव ने सर कुछ नहीं सोचा समझा, ये देखा देश के क्या हित में। पापा ये नहीं सोचते कि उनका क्या कंडीशन, उनके पास कपड़े हैं नहीं कपड़े हैं, पापा ये सोचते हैं कि बेटा बेटी को भूख लगा है तो पहले भाई खाना खिलाओ उसको।
उसको पहले खाना दो, अपना धोते होते बाद में सिलते रहेंगे। तो ये जो चीज है ना सेम वही कि पीएम है देश के लिए, उसका सब लगभग वही हाल है। तो अपना प्रायोरिटी साइड रख के एक ही चीज सोचा कि पहले भैया भला करो। अब जरा नीचे तो सबसे फास्ट, क्योंकि उस समय इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी की तरह बढ़ चुकी थी। अब आपको पता है इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी की तरह बढ़ चुकी थी, क्यों? ऑलरेडी राजीव गांधी ने पूरे का पूरा मार्केट क्या है खोल दिया था कि आओ बिजनेस करो और करो। अब सर ये जब हो चुका था, अब आप रोक नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आप थोड़ी ना यूएसए को बोलते कि नहीं ना बेटा कंपनी लेके जाओ। आप समझ पा रहे हैं कितना भयंकर काम होता उसका सर वो बैक फायर कर जाता हो। तो नरसिम्हा राव को यहां न्यूट्रल होना लाजमी था। सुन पा रहे हो? क्या कोई दिक्कत हो गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब उसमें है दो चीज, क्योंकि उस समय इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी की तरह बढ़ चुकी थी, जहां यूएसए एंड अदर देश वहां इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को रोकना जरूरी था। एंड वी नीड ए स्टेबल इन्वायरमेंट। और सर हमको स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए था, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता। अच्छा, पाकिस्तान जब जब अमेरिका हमसे जुड़ता है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं बम मारता है। अगर चाइना का आया इधर, मान लो चाइना आया और चाइना आके दो चीज किए, चाइना जैसे ही आता है इधर पाकिस्तान चिल्लाते रहेगा, अच्छा झूलवा झूला होता रहा, ऐसे आएगा। अब सर उनको आप झूला झूला रहे, अमेरिका उधर से कुछ स्टोन मार देगा। और सर जैसे ये काम होता है तो दो चीज़, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका और इंडिया का संबंध बहुत अच्छा हो, चाइना के साथ भी बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि सर उसका तो घर वहीं से चलता है। कर लो पहले बात कर लो, ठीक है। आओ नेक्स्ट। उसके बाद नाउ पड़ोसी देश स्टार्टेड एंटी इंडिया सेंटीमेंट बाय मेकिंग, देखो पढ़ाऊंगा मैं ऐसे भी, अब सर जितना है करते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हो जाएगा। अब मेरे हाथ में तो लाइन है नहीं तो मैं भी तार पकड़ लेता। समझ आए? चलो आ जाओ। तो एस्टेब्लिश से पहली बात नीचे आओ। अरे सुन लो भैया सुन लो, बहुत 3 दिन हम भी बहुत भूखे थे अभी, समझ रहे हो, नहीं पढ़ाए थे, मेरा भी मन नहीं लग रहा था, तो जरूरी था कि स्टेबल इन्वायरमेंट हो। सो स्टेबिलिटी इंटरनल भी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी दोनों ही जरूरी था। नाउ पाकिस्तान इन पड़ोसी देश स्टार्टेड एंटी इंडिया सेंटीमेंट बाय मेकिंग बायलेटरल इशू इंटरनेशनली एंड कहने लगे कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। देन इंडिया बोलने लगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है। अब सर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा याद है कि भूल गए? याद है ना? तो आपकी बात याद रखिएगा। अच्छा एक बात आपको बता दूं, जो बात मैं बताया था ना, इमरान खान रिजाइन करने के बाद एक बात बोल दिया उसने कि पाकिस्तान का भी बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो इंडिया में मिलेगा। इमरान खान ने इस बात को बोल दिया, समझिएगा ध्यान से, जब वो रिजाइन किया तब, कि इंडिया जो है स्ट्रेटेजिकली काफी मजबूत है और काफी अभी कुछ समय में होने वाला है। और मैं आपको बहुत पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, तैयार रहना एक और बांग्लादेश का नाम, ठीक है ना। और सिद्धू को इसलिए अभी कहीं कुछ दिया नहीं गया, नवजोत सिंह सिद्धू को इसलिए कोई पद दिया नहीं गया है, देख लेना आप। सर इधर रुक कर रखा हुआ सब गवर्नमेंट की, रुक तू आराम से शांति रख, पाकिस्तानी का तुमको बनाएंगे हम, और बनेगा सर वो, देख लेना, नहीं चाहिए। खैर एक वहां पे दिखेगा आपको राइट फाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, देख पा रहे हैं सर? ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया में क्या है, देखो जितना भी नियम कानून है, आज भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत सारे अलग अलग नियम कानून है। जैसे मान लो ILP है, इनर लाइन परमिट है, फिर बहुत सारे, जैसे कि सर आप असम वगैरह में एरिया में जाते हैं, चाहे आप मिजोरम वगैरह में जाते हैं, तो आप शाम के 6 बजे के बाद इस एरिया में नहीं जा सकते, फिर आप वहां नहीं जा सकते। हर किसी का प्रोटोकॉल है और जरूरी भी है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। एक तो पहली बात ट्राइबल्स रहते हैं, उनको सर पसंद नहीं कि हस्तक्षेप कोई बाहरी करे, पहली बात तो उनके लाइफ को हम बेकार नहीं बनाना चाहेंगे। दूसरा चीज सर ऑलरेडी ऐसा सेंसिटिव एरिया है कि हर किसी का नजर वहां पड़ा रहता है। और तीसरी बात, हम चाहते हैं कि टूरिज्म या कोई भी चीज प्रमोट करे तो सर वो जंगली एरियाज है काफी, तो वहां पे एनिमल्स या जो भी चीज हो हार्म भी ज्यादा ना हो, तो बड़ा सेंसिटिव एरिया जरूरी है। और वो नियम पहले से है, इनफैक्ट अंग्रेज बना के गए इनर लाइन परमिट, नियम को फिर चेंज करके, हालांकि थोड़ा सा पॉलिटी में आगे लास्ट में बताता हूं मैं, लेकिन IR में फिर इसमें भी आ जाएगा जब मैं आपको आगे श्रीलंका के समय पढ़ाऊंगा तब। तो पहला है राव क्लियरली सेड काउंटर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, देखो शब्द चेंज हो गया, पहले क्या था, मारो आर्मी और मिलिट्री की मदद से, अब क्या है, डिप्लोमेटिकली काउंटर करो। सुन पा रहे हो? जोर से बोलिए, सुनो। अब दो चीज सर, अच्छा सब बोलना, सावन का महीना है लेकिन, ठीक है, पाप लगेगा। आप सुनना इधर, और मेरे को नहीं। पहला है राव के काउंटर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, वर्ड देखो कितना असर आ गया, प्यार आ रहा है, प्यार, तो ये चेंज हो गया। पहले था मिलिट्री, अब क्या हो रहा है, डिप्लोमेटिकली। दूसरा, नीड ए स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, क्या बोला कि सर शांति चाहिए तभी ग्रोथ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तीसरा,
एडॉप्टेड नॉन इंटरफेरेंस अप्रोच। हमने इंटरफेरेंस लगभग हर जगह से सर खत्म। हम नॉन इंटरफेरेंस तो ऐसे पहले भी थे हम, लेकिन पहले सर क्यों पहले थे, लेकिन हम पे जब कोई आक्रमण किया है तो हम इंटरफेयर कर ही रहे थे, लेकिन हम पे जब नहीं किया। इंडिया ऐसा देश ही है कि जब तक आप उसको नहीं कुछ मतलब टच नहीं करो, कुछ नहीं, उसको कोई दिक्कत नहीं इंडिया को। नीचे आना। राव हमेशा हैंड्स ऑफ अप्रोच के सपोर्ट किया एंड अपने टॉक्स में उन्होंने कभी भी मिलिट्री के शब्द की बात भी नहीं की। तो राव ने कभी भी अपने स्पीच में मिलिट्री शब्द लाया ही नहीं अपने जुबान पे। सर सोचो कितना टफ काम था। आपको क्या लगता है, जैसे मैं क्वेश्चन ही पूछता हूं और आप भी जानते होंगे, टफ क्या था? जैसे रामायण का किस्सा सुनिए, तो रामायण में क्या था, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, तीन लोग कहाँ चले गए? जंगल में। अब सर आप बताना कि सीता जी का ज्यादा बलिदान था कि लक्ष्मण की वाइफ का ज्यादा बलिदान था? अब सर देखो, आप कॉमन सेंस से सोचो, सीता जी, अब आप लोग से अगर नॉर्मल पूछे तो अपने पति के साथ जंगल में रहना ज्यादा आसान है कि 3 सास के साथ रहना आसान? आप समझ पा रहे हैं? तो लक्ष्मण जी कितनी सास सर? 3 साल, या 1 साल सर हालत खराब कर देंगे। कितने साल? 3 साल। अच्छा, और सर वहां आप अकेले, आपके अगर चॉइस मिले तो सर ज्यादातर चॉइस ही करेंगे, भले कहेंगे नॉर्मल, लेकिन चॉइस वही, पति के साथ जंगल में रहना ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली 3 सास के साथ। और सर 1 सास के साथ रहना होता तो चलो मान लीजिए, 3 सास है, और सर 3 सास मतलब समझ रहे हैं आप, आपके सांस हालत खराब हो जाएगी। अब उसमें इसीलिए लक्ष्मण की वाइफ का बहुत अच्छा विधा भी अलग लिखा गया है, और उसमें उनका जो पूरा है बताया गया है कि सबसे ज्यादा बलिदान तो लक्ष्मण की वाइफ का है, उससे ज्यादा ही बलिदान किसी ने नहीं दिया है पूरे रामायण में, समझ रहे हैं? क्योंकि पति से एक अलग और उसकी सास, तो ये जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। तो सीता जी ठीक है, सीता मैया जरूर हैं, लेकिन सेक्रीफाइस सर। लक्ष्मण की वाइफ का नाम क्या था भाई दबे? क्या नाम था? उर्मिला। सोच लो कौन कौन कंफर्म है? मांडवी नहीं था ना? चलो ठीक है। तो अब क्या नहीं, तो वो कोई प्रकाश वगैरह उसमें नहीं डाला, वो भी सिलेबस में भी नहीं है। वो बाद में अच्छा हुआ कि उन्होंने लिखा और उनके तरफ बनना कि क्या रोती भी लगती है और उसके बारे में बताया गया है, लेकिन उसको भी सिलेबस उसका पार्ट नहीं मानते हैं। लेकिन सर आप फीलिंग करिएगा, इसीलिए आपको दिमाग में रखिए कि सास के साथ रहना डिफिकल्ट है, ये बात पहले भी पता था। ठीक है, आइए जरा नीचे। तो तीसरा है कि राव ने हमेशा हैंड्स अप अप्रोच का सपोर्ट किया। किसका? हैंड्स अप अप्रोच का। क्यों? क्योंकि आपने टॉक्स में उन्होंने कभी भी मिलिट्री की बात नहीं की, कभी मिलिट्री का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कभी नहीं। नीचे आइए। ही ऑल्सो सेड कि अपना वर्चस्व बनाकर रखिए, नॉट बाय सिविल मिलिट्री बट बाय डेवलपिंग इकोनॉमी। बहुत अच्छा सर यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे दिखाता है कि इंडिया अब कितना मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। क्या बोल रहा है? अब सर हमें मिलिट्री से प्रूव नहीं करना है, अब हमें इकोनॉमिकली पावरफुल होना पड़ेगा बॉस। ये लड़कर मतलब लड़के कब अब दिखाते जाओगे? जैसे आप ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं अभी, ये आपसे पूछेगा भी। जैसे आप मान लीजिए लेट से बड़े कास्ट के हैं, तो बड़े कास्ट और गांव का पहलू है, और अब बिहार से जा रहे हो तो ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार आज भी गांव का क्षेत्र है, मैक्सिमम गांव का एरिया है। अब वहां पे क्या है, लठ पे ज्यादा। अब सर आप बड़े कास्ट के हैं, छोटे कास्ट को आज भी आप दबा के मान लीजिए रख रहे हैं। आप अपने आप को आप देखेंगे तो महसूस, ये पूछा भी गया है और बहुत बार पूछा भी जाएगा, और बात बार पूछा जाएगा कि अभी भी भेदभाव होता है। आप बोले आप, और सर आप मान के चलिए अगर आप हैं ब्राह्मण से नहीं पूछा जाएगा लाठी उठी पे, कारण उसके पीछे ब्राह्मण तो खुद ही ये लड़ाते रहते हैं, ये लड़ने वाला काम क्या करते हैं समझे? अच्छा, वो तो सब सोचने चलेगा नहीं है, ये प्रैक्टिकली अब ऑफिसर बनने वाले हैं, तो चिंता ना करें हम। अब सर जैसे क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार से आज इनसिक्योरिटी हो गई है बड़े कास्ट में, स्पेशली बिहार में। तो बड़े कास्ट को कैसे इनसिक्योरिटी को देखो। अब सर मान लीजिए आप जनरल कास्ट के हैं, लेट से राजपूत हैं, आप पहले से आपका जैसे जबरदस्ती करके आप अच्छे इंसान थे तो ठीक है, हर कोई तो बुरा नहीं था, जबरदस्ती आप क्या कर रहे थे, आपके यहाँ जो लेबर हट रहा था, आज सडनली क्या हो गया है, उसको वैल्यू ज्यादा मिल गई है, तो वो मेहनत तो शुरू से कर ही रहा था सर, उसको मेहनत का परिणाम इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि आप उसको दबा दे रहे थे, उसके लिए आ भी रहा था कुछ, तो आप सर अपना खा ले रहे थे। अब देखो क्या हुआ, मजदूर लोग पहले मान लो पैदल चल रहे थे, धीरे धीरे साइकिल पे आए, लेकिन अभी भी जो बड़ा कास्ट है इसको तो क्या अभी भी बड़ा बड़ा बाबू बड़ा मालिक वाला कहने का आदत है, सुनने का आदत है कि बड़का मालिक। अब सर बड़का मालिक थे, बड़का मालिक क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस दिन भर सोते हैं, आ रहा समझ में, कुछ करते नहीं है ये, लेकिन बाबू साहब कहलाने लायक हैं। तो बाबू साहब इनको सिर्फ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कास्टिज्म है, बड़ा काम कुछ नहीं किए हैं, हो सकता है उनके फादर को बाबू साहब कहा जा रहा था, आपको बोला जा रहा है। अब बाबू साहब के नाम पे आप भी सो रहे हैं खूब। अब दो चीज हुआ, एक मजदूर जो पिछले 100 दशकों से कंटिन्यूअस उसका जनरेशन मेहनत कर रहा था,
आते 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 परिणाम अब मिलना। अब क्या हो रहा है देखो, अब आपके यहां जो कभी पहले काम करता था अब उसके पास कार आ गया। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस मेहनत तो कर ही रहा था। अब सर उसके 2-3 बेटे थे, एक बाहर चला गया कमाने लगा, अब सडनली वो लगभग लगभग आपके बराबर आना शुरू किया। क्यों आपके बराबर? क्योंकि आप तो डेवलप नहीं किए ना, आप जहां थे आप वहीं हो। अच्छा, अब लेकिन इनको बर्दाश्त कैसे होगा कि यार हरामखोर पहले गोबरवा बोलते थे इसको, अब गोवर्धन भाई बोलना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक वो गरीब था, पैसे नहीं थे, तो है गोवर्धन ने हाई काम कर दो। अब आपके उसके पास पैसे आ गए तो आप उसको गोवर्धन जी बोलोगे, गोवर्धन जी आइए जी इधर। पहले आप कुछ नहीं उसको बोल रहे थे, तो सडनली क्या हुआ, आपको लग रही है मिर्ची। तो सर बड़े लोग को इसीलिए अब सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी है। क्यों? क्योंकि वो लोग खुद तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, अब उनके पास ले दे के बचा क्या है, जमीन बेच रहे हैं, बेच के खा रहे हैं। और खरीद कौन रहा है? वही मजदूर जो कभी उनके जमीन और खेतों में मेहनत करता है। सुन पा रहे हैं? वही खरीद रहे हैं, वही लोअर कास्ट, वही बोल रहा है, बस वो रख ले रहा है और वही मेहनत करके फिर अपना काम कर रहा है। तो सर अब समाज ऐसे चेंज हो रहा है। तो आप बड़े कास्ट के हैं तो बड़ा बाबू अगर कहलाना है और बाबू साहेब, ठीक है, तो बाबू साहब कहलाना है तो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। और एक ही तरीका है सर, नॉलेज लेना पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई राह नहीं बचा है। क्योंकि आजकल जमीन लगभग ठीक ठाक बिहार में हर किसी के पास है। जो जमीन का बंटवारा बिहार का स्थिति है वो लगभग और सारे राज्यों के तुलना में बहुत ठीक ठाक है सर। इसीलिए बिहार चल रहा है। यहाँ ना इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, फिर भी ठीक ठाक चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं ना वही तो क्या 2-4 इकट्ठा होने उसके बाद यहाँ क्या है, अपना काम चलता रहेगा। तो लगभग सबके पास ठीक ठाक है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा। इनसिक्योरिटी आजकल बड़े कास्ट में है, लोअर कास्ट में नहीं। अब लोअर कास्ट आ रहा है, पहले सामने बैठ जाता था मिट्टी पे, अब सर क्यों बैठेगा? नया कपड़ा पहना है, समझ रहे भाई, मेहनत करके नया कपड़ा पहन, क्या बैठेगा माटी में भाई? समझ रहे, माटी में क्या बैठेगा? अब माटी में नहीं बैठा, लेकिन बड़ा जो शुरू से रहा है उसको क्या है, एहसास है नीचे बैठेगा, इससे कैसे, मतलब कुर्सी पे बैठ गया, उसको सब महसूस नहीं हो रहा है। अच्छा वो भी इंसान है भाई, लेकिन इसको क्या है, पहले से तो वही रहा है ना कि नीचे बैठता था, इसको पत्तल में दो, ऐसे करो। आज सर वो नहीं बैठ रहा है और आके हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है ऊपर से। माझी फिल्म देखे आप? माझी देखे? कितने लोग देखे माझी दी माउंटेन में? अच्छा उस मूवी ऐड कर लीजिएगा, वो मूवीज अच्छा है। हाँ बायोग्राफी तो देख लीजिएगा, दशरथ मांझी का स्टोरी है, वो मैंने भूल गया था, उसमें देख लीजिएगा कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो चीजें थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। सुन लो इधर, बॉटल दीजिए, बॉटल दीजिए, अरे दीजिए, बढ़ाइए भैया, ऐसे कैसे, मतलब मजाक थोड़ी चल रहा है। देखिए इधर 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 देखो। हाँ नहीं नहीं, पानी पीते रहो भैया, पानी पीते रहो, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पिए नहीं पिए, आप पीते रहो। और दो चीज का दो चीज का ध्यान रखा करो। सुनो इधर, तो सबसे पहले क्या हुआ उसमें, वो जैसे ही उससे जाता है हाथ मिलाने, समझ रहे, अब उसको सर एक बड़े लहजे में कहते, बड़े अलग लैंग्वेज में उसको, समझ रहे, बड़े अलग लैंग्वेज में कहता है। अब कहता है सब बराबर, सब बराबर। वो कहता है भक, और समझ, उसको फिर गाली देता है, उसको काफी इतना मारता है। अच्छा वो देखो उसका क्या पॉजिटिविटी है उसमें। सब जाके दोस्त उसको बोलता है अरे क्या हो गल रे, कहता अरे गाँव वाला सब स्वागत नहीं ज्यादा करने लगा। अब वो जो एक है ना सर, उसमें दर्शाया गया है कि अच्छा ये रियल स्टोरी है। और दशरथ मांझी का आपको पता है, पथ भी है, रोड भी है सर। आमिर खान से लेकर सब लोग आके यहाँ, वही बात है ना, जब आप बड़े बन जाते हैं तो आके यहाँ लिट्टी चोखा खाते हैं, और जब गरीब था तो कोई आके देने वाला भी नहीं था। लेकिन सर अकेले प्रूव कर दिया उसने, भाई इतना पागल, इतना जुनून किसी में नहीं हो सकता है। कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि यहाँ पे रास्ता बनेगा, उसको दिख रहा था अरे बनेगा यहाँ से, अरे समझ में, यही पागलपन सर चाहिए। बाकी सबको तो दिख रहा था अरे ये पागल हो गया दशरथ भाई, समझ में आ रहा है। लेकिन जब रास्ता बना तब पता चला कि सर, तो बड़ा अच्छा अच्छा डायलॉग है उसमें, उसको आप चिपका सकते हैं अपने लाइफ में। उसका मुझे एक चीज अच्छा लगता है, हर बात जब वो निगेटिव होने लगता है ना, जब उसको कोई डिमोटिवेट करता है, क्या बोलता है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सर वो अपने आप को मोटिवेट कर लेता है। ये सेल्फ मोटिवेशन आप में होना चाहिए। वो मैं देखा हूं उसमें कि वो आदमी, अच्छा है किसी एक में नहीं है, ये हर सक्सेसफुल आदमी का ये ट्रेट है, कैरेक्टर है। जब भी वो डिमोटिवेट होगा ना, वो कुछ ना कुछ ढूंढेगा जो अचानक से एनर्जी आ जाए। जैसे आप एक सक्सेसफुल सबसे बड़े फाइटर हैं, और जब वो लड़े तो बोले कि जैसे ही आता था उसी का डायरेक्ट चिपकाया गया एक मूवीज में, तो बोलते हैं ब्रेक द लाइफ अंटिल लाइफ ब्रेक्स यू। जीवन को तोड़ दो जब तक जीवन तुमको तोड़े उससे पहले। तो वो जैसे ही थोड़ा डिमोटिवेट होता है फिर जान लगाता है। और मोटिवेशन आपको खुद से ही करना पड़ता है, आपको कोई आके नहीं देगा।
हनुमान जी को तो बहुत सारे थे, तो बोले कि याद करो अंजनी पुत्र तुम ये किए, तो वो याद दिलाया जा रहा है उनको। भूल के आए गए, तुम सूरज को निकल गए थे, तुम काहे कमजोर समझ रहे हो। तो सर वैसे दोस्त आजकल नहीं मिले, वैसे बोलेंगे अच्छा क्या हो गया, दिक्कत है मत दो एग्जाम। काहे कि एक कंपटीशन तो कम होगा ना, आ रहा है समझ में। तो कम से कम ऐसा जैसे तुम बोलोगे यार बहुत दिक्कत है, दर्द हो रहा है, अभी पापा को फोन करते घरे पहुंचा देते हैं, एग्जाम कल है अगला साल देना, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा वो बोल रहे भाई देना है, कहेगा नहीं भाई देख देख हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इज वेल्थ। अरे तो सर उसको इतना मोटिवेट करेगा कि वो बस हो गया। तो पहले और अभी में बहुत फर्क है, नीचे आइए थोड़ा समझिए। तो पहली बात राव ने, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारा पॉलिसी चेंज हो गया। हमने बोला अब हम मिलिट्रिकली फाइट करके अपने आप को डोमिनेट साबित नहीं करेंगे, इकोनॉमिकली पावरफुल बनेंगे। अच्छा देखो सेम काम मैंने जो अभी बताया था, जैसे आप देखेंगे अलग अलग ब्लॉक्स चलते, अलग राजपूताना ये वो, फालतू का राजपूताना भाई, काम बढ़िया कर लो। राजपूत मतलब नहीं होता वो लेके घूमे तलवार, जिसको मन मार दिए काट दिए। आप सर उस लेवल पे रहो कि जो चीज़ है, मेरी भी फैमिलीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको ही बता रहा हूँ नॉर्मली कि राजपूत और वो कुछ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि सर आप ऐसे इंसान कैसे हो। अब देखो आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपने क्या बोला कि आपके सामने वो बैठ कुर्सी पे कैसे गया। सर आप इकोनॉमिकली अपने आप को अच्छा बनाओ इतना ताकि सर वो आपसे खुद ही पूछे कि बाबूजी बैठे कि नहीं बैठे। वो कोई भी आदमी हो, किसी जाति को क्या फर्क पड़ता है। आप जब आईएएस ऑफिसर हो तो आपके सामने कोई आएगा, आप इंटरव्यू देंगे तो डेफिनेटली आप उससे पूछेंगे कि क्या हम बैठे कि नहीं बैठे। आपने खुद पूछा, आपने तो ही देखा कि कौन जाति का है कौन धर्म का है। ओहदा बड़ा था, आपने उससे पूछ लिया, पूछना फर्ज है, ये संस्कारी चीज है, आप करिए, बात खत्म। लेकिन आपने अपना तो ओहदा बढ़ाया नहीं, अभी भी आपको सुनने का आता था कि आप बाबू साहेब। अब सर वो छोटा मोटा था, वो सब मेहनत करके पावरफुल हो गया के गरिया के चल गया। अब आपको गाली देके चला गया, क्यों? क्योंकि अब आप बाबू साहब रहे नहीं, अब हो गए आप डैड साहब, क्योंकि आप सोते हैं खाली। अब सर आप सोते हैं तो कौन इज्जत देगा आपको? आपके पापा की इज्जत हो सकती है क्या कि पापा आपके थे, अब आप में कुछ नहीं है, आप खाली खा के सोते हैं, जमीन बेच के दारू पीते हैं, तो सर आपको कौन इज्जत देगा? इसीलिए उनको अब इंडिया ने क्या बोला, इधर अब हम मार के ये प्रूफ नहीं करेंगे कि हम बड़े हैं। क्या कि गांव में कई होता है ना कि बड़ा जाति लोग मिलकर छोटा जाति को पीट दिया कस के, और तब दिखाता है कि औकात में रहो। आप समझ रहे हैं ये कौन सा औकात है भाई? वो भी एक दिन बताएगा तुमको, और वो समय आ गया है। अब वो मारता कहता तू औकात में रह। आ रहा समझ में? तो ये जाति पे मत सोचिए। इंडिया ने यही बोला कि हम कब तक मिलिट्री से मार के अपने आप को ये प्रूव करते रहेंगे कि हम पावरफुल हैं। अब सर हमारा अप्रोच बदलना चाहिए, अब मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिकली पावरफुल बनेंगे अपन, और हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और यहां से रास्ता आपको दिखेगा कि सर हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए और इकोनॉमिक पे फोकस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, सुन पा रहे हो? ठीक है, अब आप उसके बाद नीचे आ जाओ। तो पहला है रॉ ने फोकस में क्या बोला, ओपन इकोनॉमी प्लस रीजनल कोऑपरेशन प्लस डेवलपमेंट, बिकॉज नाउ आवर प्रायोरिटी हैज चेंज्ड। नोट रॉ का कंट्रीब्यूशन बहुत था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको निगलेक्ट किया गया टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। तो राव का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा सुन पा रहे हो सब, या फिर मैं ही सिर्फ बोल रहा हूं? तो राव का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए दो चीज। फर्स्ट सर उसने फिर से इकोनॉमिक प्रायोरिटी को जिंदा कर दिया, क्योंकि देखो अभी हमारा थोड़ा गलत अप्रोच जा भी रहा था। क्यों? क्योंकि हम मिलिट्री पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, और किसी भी देश का मिलिट्री पे डिपेंड होना सर हमेशा कभी भी अच्छा नहीं होता है। सुन पा रहे मेरी बात? कभी भी अगर आप कंप्लीट मिलिट्री पे हो, अब जब भी कुछ हुआ इंदिरा गांधी बोलो निकाल चप्पल निकाल, अच्छा मिलिट्री को जाके उसको मिलिट्री को सर अच्छा प्रेसिडेंट से रात में साइन करवाना। इंदिरा गांधी के समय सोचो चर्च में आप सर बिना जूता का ऑर्डर मिला कि आप जा सकते हैं लेकिन जूता पहन के नहीं, और आर्मी और उसका ट्रेनिंग के जूते में होता है। सर साइन करवा के भेजा प्रेसिडेंट से कि साइन कीजिए और बोलिए कि आर्मी जूता पहन के जाएगी और मार के आएगी गुरुद्वारा में। वही तो सर उनका मौत का कारण भी बन गया। तो बहुत सारे चीज हुए, लेकिन आखिर आप देखो कितना डोमिनेंस हुआ। आर्मी पे डिपेंडेंट थे, मार के आ भी गए। तो दो बातों का ख्याल, नरसिम्हा राव यहाँ से एक ऐसे सर मतलब बोल सकते हैं आप ऐसे की थे, ऐसी चाबी थे जिसको वैल्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, लेकिन जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नरसिम्हा राव को दबाने के पीछे बहुत सारे लीडर्स का भी हाथ था। हाथ क्या सर, बड़े बड़े लीडर्स थे उसके सामने, आपका काम हो गया, लेकिन काम तो आपका कहाँ जाएगा, काम तो रहेगा। और नरसिम्हा राव का यहाँ अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में आना टॉप पे एक बहुत नया और सबसे ऑथेंटिक वर्ड है, टॉप में आना। नेहरू जी इंडिविजुअल कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो जो नेहरू जी का था वो क्या था कि सर कैरिस्मेटिक समझते हैं ना,
करिश्माई पर्सनालिटी, करिश्माई की, हाँ जिसको देख के आप मतलब लगे कि हाँ भाई दम है बंदे में। और दूसरा फोकस ऑन स्टेटमैनशिप और सोर्स ऑफ पावर, तो इनका ज़्यादा फोकस उसी बात पे था। और इंडिविजुअली नेहरू जी का एक बहुत अलग छवि था, पावर स्टेटस था। लेकिन जब आते हैं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का, तो थोड़ा देखिए, मिलिट्री एज सोर्स ऑफ पावर, तो इनको सोर्स ऑफ पावर क्या था? मिलिट्री, जो भी कुछ हुआ निकाल निकाल, बंदे को बोला मार, समझ नहीं आ रही बात। अच्छा तीसरा, राव, डेवलपमेंट विल बी द सोर्स ऑफ पावर। ये सर बहुत गजब का चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आपको भी मिले और भाई को इज्जत मिले, तो सर इकोनॉमिकली आप पावरफुल बने और नॉलेज वाइज आप पावरफुल बने। दोनों का इंटरलिंक बड़ा बहुत बारीकी सा भी फर्क नहीं है, दोनों का गो ऑन साथ साथ चलता है। अगर आप नॉलेज लोगे, इकोनॉमिकली आप ठीक होते चले जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिकली अच्छे हो लेकिन नॉलेजेबल हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉलेजेबल हो तो इसका बात का गारंटी थोड़ा ज़्यादा है कि सर आप इकोनॉमिकली ठीक हो सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आपका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। सुन पा रहे? नहीं तो अगर कैरेक्टर और नीयत खराब है तब तो आप कितने भी पढ़ लीजिए, पढ़ के पानी का दुकान खोलिएगा, लेकिन अगर नीयत साफ है, ठीक है, तो काम अच्छा हो जाएगा। तो खैर वापस आइए, और यहाँ पे आपको नेबरहुड पॉलिसी में राव का कंट्रीब्यूशन क्या, सडनली क्या शिफ्ट हुआ कि पावर सर मिलिट्री उटलिटी से नहीं आती है, कहाँ से आएगा? इकोनॉमिकली पावरफुल बनिए, इतना पावरफुल हो जाओ कि आपके घर तक पहुंचने के लिए सर किसी बहुत बार सोचना पड़ जाए। 84 पे आइए, चलो 84 पे आओ, नेबरहुड पॉलिसी ऑफ गुजराल एंड गुजराल डॉक्ट्राइन। अब वहां पे देख लीजिए 2-3 चीज। अच्छा थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो, मजा आ जाए मुझे, रिस्पॉन्ड करना जोर से, यस और नो। अच्छा 2 चीज का ध्यान रखना है एक बार, जब भी कभी बोलूं ना तो हर एक कीवर्ड पे फोकस करना, हमेशा कीवर्ड पे अगर फोकस करोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। मतलब कि आप सीक्वेंस वाइज पढ़ाने का फायदा क्या है, आपको पता चल जाएगा जवाहरलाल नेहरू, फिर ये फिर ये फिर ये, तो आपके उनके 1 या 2 काम फेवरेट रखना है। और हमेशा लाइफ में मेंस एसआई राइटिंग के लिए वहां भी ट्रिक बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, 753 का हमेशा दिमाग में रखिए। 753 क्या है सर? तो 753 का मैक्सिमम चीज ये है कि इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, 357 भी कर सकते हैं। क्या है? किसी भी टॉपिक पर जब आप लिखते हो तो उसके कम से कम 3 से या 5 पॉइंट आपके पास हाथ में होने चाहिए इंपॉर्टेंट। अगर 3 पॉइंट भी पहला इंपॉर्टेंट है तो काम बन जाएगा। उस टॉपिक पे आप दूसरा ये भी सोचो कि सर 5 चीज ऐसे होने चाहिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपका रास्ता बनाए। मतलब कि उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ्यूचर क्या है, उसके कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, ये 5 चीज आप उसमें सोच लो। और 7 कंक्लूजन में दिमाग में ही रखना है कि जितना सारा सब कुछ है उन सब को इकट्ठा जितना लिखे हो बॉडी में कंक्लूड करके फ्यूचरिस्टिक व्यू डाल दो, सब बढ़िया होगा, आगे बढ़िया हो जाएगा। और देखो आपको पता है कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको लिखना है, एवरीथिंग विल बी फाइन। सर ये आपको लिखना है क्योंकि आईएएस को होप पे ही चलता है, उम्मीद पे चलता है। ये मत लिख देना कुछ नहीं होगा इंडिया का, बर्बाद है इंडिया, डेवलपमेंट नहीं होगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नेगेटिव अप्रोच। तो ये अप्रोच में नहीं रखना है। तो 357 में आप टॉपिक को पहले 3 पॉइंट दिमाग में रखो, 5 उसको 5 डायमेंशन में सोचो कि कितने मतलब प्रॉफिट उसका क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उससे क्या फायदा होगा, दूसरे कंट्री पे क्या असर होगा। और 7वां है कि वो जो चीज़ लिखे हो 3 और 5 को उनका उस सम का कंक्लूड करके एक कंक्लूजन में उन सारे शब्द का इस्तेमाल करके यूज कर लो। बस जो बोला है वही कंक्लूड में यूज कर लो और फ्यूचर में दिखा दो कि हाँ सर फ्यूचर ठीक होने वाला है। बस बाकी और डिटेल में आएंगे। तो नीचे आओ और समझो पहले। तो सबसे पहला है आई.के. गुजराल, फाउंडेशन फॉर गुजराल डॉक्ट्राइन वाज क्रिएटेड बाय नरसिम्हा राव। सर आप सोच के देखो ना, नरसिम्हा राव ने शांति स्थापित कर दिया। क्या बोला कि नहीं बेटा मारपीट से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिकली पावरफुल बनो, खाली मारपीट के किसी को शांत नहीं किया जा सकता है। बिहार में एक ट्रेंड चलता है गैंग वाला, बिहार में स्पेशली ज़्यादा चलता है सर। यहाँ पे मास मूवमेंट में चलता है क्या, 4-5 आदमी हैं लॉज यूज में रह रहे हैं, ठीक है, बड़ जात के हैं, ठीक है, तो कौन बड़ जात और काम नीच जात, ये जो काम वाला है तो क्या करते हैं, ये बोल रहा हूँ हम खूब मरनी, हम बोल के आते हैं लोग और एकदम धुनाई कर दिए, समझ पूरा धुनाई किए। 4 लोग निकले थे। अच्छा ये कितना भी धुनाई कर लें, एक बात की गारंटी आप मान के चलो कि अगर ये 4 मारे होंगे तो सामने वाला एक तो मारा ही होगा। मतलब चाहे वो कितना भी कमजोर हो, उधर से आए हो तो कम से कम रोड़े तो फेंका होगा ना, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। इतने शांति से खा नहीं लेगा, शांति से तभी खाएगा जब उसको लग जाएगा कि अब नहीं कुछ होने वाला। अब जैसे 4 आदमी मारने गया, एक आदमी को पुकारा भाई 1 मिनट 1 मिनट अब 4 आदमी हॉकी स्टिक लेके खड़ा है,
ये कह रहा है 1 मिनट अब मारो। अब सर ये तो बोल रहा है अब मारो, तो ये फिर बोले कि इसको हो क्या गया है, कर भाई फिर गैप दे दो फिर मारो। अच्छा ये मतलब सन की टाइप आदमी है। लेकिन सर अब दूसरा आदमी खड़ा है, कह रहा है कि बस मारना है तो अभी जितना मारना मार लो, क्योंकि अगर हम जिंदा बचे तो हीरो वाला फिल्मी डायलॉग, तो फिर हम सबको काट के मारेंगे। अब ये डायलॉग मार दिया, उसमें से 4 में क्या एक का तो हेकड़ी शांत होगा एक थोड़ा हिलेगा कि नहीं बेटा मेरे मम्मी अकेली है, हम तो निकल रहे हैं, तुम तीनों देख लो। अब सर 3 में क्या, अगर तीनों ने मारा है तो उसमें से डर हर किसी को होता है, इंसान है सर, आप किसको मार दोगे तो पता चलेगा, पता नहीं कब वो कौन एरिया में मिलके हमको कब मार दे, कोई आइडिया नहीं है। और हर एरिया में क्या होता है सर, कहावत नहीं है कि गर्दिश में घेर लेते हैं गिदर भी शेर को, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को चलो 84 आओ। फाउंडेशन बना चुका था किसने, राव ने। राव ने बोला कि सर ठीक है बहुत हो गया मारपीट, शांति रहते हैं। और इसको कंटिन्यू कौन कर रहा है, आई.के. गुजराल। कितना मजेदार चीज है, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक बेस बनाया, उस बेस को फाउंडेशन को और आगे बढ़ा दिया दूसरे ने। नीचे आइए। तो सर थिंग्स कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय राव वाज नर्चर्ड बाय गुजराल एंड इट वाज फर्दर कैरिड बाय वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह एंड इन फैक्ट वाजपेयी हैज डीपेंड कंट्रीब्यूशन इन नेबरहुड एंड वाजपेयी का रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में, बताया था आपको। तो शुरू कहां से हुआ, नरसिम्हा राव से। और सर उसको कॉन्सेप्चुअलाइज पूरा जाकर लगभग अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह ने किया। आप देखिए इसके बाद 1-2 आदमी दंगा फैलाने वाला, मार पीट के सबको शांत किए, कौन, देश की आंधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने पूरा मारा। अच्छा अब सडनली चेंज, नरसिम्हा राव साइलेंट, आई.के. गुजराल साइलेंट इंसान। अब फिर एक वाजपेयी जी आए तो उनको साइलेंट तो अब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इस पॉलिसी को उन्होंने नेबरहुड को बहुत अच्छे से निभाया कि नहीं सर नेबरहुड को ठीक ठाक रखना है, पाकिस्तान को भी ठीक ठाक रखना है। अब सर उसके बाद कौन आए, मनमोहन सिंह। समझ में आ रहा है। अच्छा आप देखो सीक्वेंस समझो, पहला नेहरू जी टाइट आदमी, आग लगाने वाले वो भी आदमी, वो तो ठीक है ना, वो तो कमजोर पड़ गए, नहीं तो चाइना को भी थोड़ी ना ऐसे मतलब, और तो उनका बदला हमको लगता है इंदिरा गांधी ने ले लिया सिक्किम विवाद में, तो होता है सबका बदला लेगा तेरा है फैजल, मेरी बात समझ आ रही है। अब सर ये यहां से देखो जवाहरलाल नेहरू, अब सर शास्त्री जी, तो शास्त्री जी का तो आप बहुत कम टाइम के लिए रहा, लेकिन जितना भी रहा बवाल मचा दिया। 1965 में सर मचा के अपना रख लिया यादगार। अब सर उनका पैटर्न लगभग फॉलो किया। अब इंदिरा गांधी फिर भी बवाल, फिर कौन, राजीव गांधी, ये 4 जनरेशन चला पूरा आग लगाने वाला। अब उसके बाद देखो नॉर्मल होते चले गए, नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल आते चले गए। अब सर फिर देखो मनमोहन सिंह तक थोड़ा नॉर्मल गया है, आ रहा समझ में। अब कौन है, तो क्या है इंसान, कॉमन सेंस से आप समझो। देखो क्या है, इतने सालों तक शांति चल रहा था तो लोग को ठीक नहीं लग रहा, तो हुआ क्या, लाओ कोई ऐसा भवंडर आदमी को जो बवाल खाली मचाता रहे और बार बार समझ में आ रहा है ऐसा उल्टे सुल्टे बात बोले कि दिमाग खराब हो जाए। अब सर इन्होंने ये आते क्या बोला, डरना तो पड़ेगा। अब सर ये डरा भैया क्यों, क्योंकि इंसान पक गया था सुस्त प्रधानमंत्री से। अब फिर इनसे इसके बाद जो भी कोई आएंगे वो भी अभी बोल्ड आएंगे, इसका बात का चांसेस ज्यादा है। बात समझ आ रही है, इसलिए क्योंकि सर उधर 4 साल तो 4 साल इधर, अभी भी तो 4 साल चलेगा ना, तो कम से कम 4 PM फिर थोड़ा बोल्ड आएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, नॉर्मल। तो आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका जनरेशन कब है, उस जनरेशन के हिसाब से अपना फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हैं कि बेटे को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। आइए जरा नीचे। तो सर गुजराल ट्राइड कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सीक्रेट ऑपरेशन। अच्छा एक सीक्रेट इंटेलिजेंस ये भी कहता है कि गुजराल ने कभी भी मिलिट्री सपोर्ट को नहीं छोड़ा था और ना ही रॉ को। देखो रॉ बोल रहा हूं मैं, रिसर्च एनालिसिस विंग, रॉ को गुजराल ने बोला कि सर अब रॉ का कोई काम नहीं रहेगा और इनफैक्ट रॉ का हमें कोई, बाहर बोला उन्होंने, बाहर रॉ के काफी चीफ एंड सब नाराज हो गए इनसे, ये क्या कर रहा है, ये कैसा पीएम आ गया, रॉ को मतलब नहीं दे रहा है परमिशन पावर सब कुछ। अच्छा इंटरनली रॉ को काफी फेवर किया जा रहा था और एक्सटर्नली न्यूट्रल थे हम लोग, एक्सटर्नली कभी भी नहीं दिखाया गया रॉ को और सीधा बोला गया रॉ शुड बी कंप्लीट सेपरेटेड। और ये जब बोला गया तो बहुत सारे ऑफिशियल नाराज हो गए, लेकिन सर कभी भी आई.के. गुजराल ने ये नहीं बोला था और कभी भी इंटरनली खत्म नहीं किया था, बट उसका कुछ ना कुछ असर तो दूसरे को दिखना चाहिए ना। और सर क्यों, क्योंकि नरसिम्हा राव ने एक बेंचमार्क तैयार किया था, बेटा साइलेंट रहो, एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम साइलेंट नहीं रहेंगे, फिर फ्यूचर में हमारा बेकार हो जाएगा काम।
सुन पा रहे हो? बस लास्ट और है, आ जाओ नीचे। तो इंटेलिजेंस फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, बट इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, बट दे नॉट एंड द ऑपरेशन बट स्टॉप्स द ऑपरेशन। अब सर बोला गया आई.के. गुजराल ने कि जितना सारा ऑपरेशन चल रहा है सबको खत्म करो, लेकिन वो बात दिखावे के लिए था। बस ये बोला गया कुछ दिन के लिए क्या करो, शांत हो जाओ, कुछ दिन के लिए न्यूट्रल हो जाओ ऑपरेशन। क्योंकि सर इधर ये सर रोटी और दाल नहीं है कि ऑपरेशन जब हुआ, कोई भी ऑपरेशन चलाने के लिए लंबा वक्त लगता है, लंबी प्लानिंग लगती है, लंबे रिसोर्सेज लगते हैं भाई। लाइफ उसमें रॉ के एजेंट अपने लाइफ दांव पे लगा के कहीं आए वो लोग। अब गए और बोल दिया हाँ हो गया। सर आपने टर्मिनेट किया जैसे ही तो रॉ को बोला जाता है भैया अब तुमको तुम्हारे गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, अब तुम संभाल लो। आप इतना इजीली थोड़ी ना कर सकते हैं सब कुछ, इतना बड़ा पावर है। अब रॉ एजेंट को क्या बोला जाता है, अब से हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बेटा तुम्हारा नाम ही नहीं है, अब नाम खत्म, अब तुम अपने आप को देखो वहां से कैसे सर्वाइव कर सकते हो। ऐसे कितने सारे रॉ एजेंट हैं जिनका सर बहुत बुरा हाल हो जाता है। इनफैक्ट आप मूवी देखे होंगे, अगर वो भी है कौन सा, जो राजी मूवी, राजी जो आया था, देखे है ना, आलिया भट्ट और उसका राजी मूवी। तो राजी मूवी के भी लास्ट में आप देखेंगे उसका डिटेल्स दिखाया है, रॉ एजेंट के क्या हाल होते हैं ना जनाब, वो आपको पता चलेगा कि सर बहुत सारे लोग तो उसके बाद आउट ऑफ द बॉक्स ही चले जाते हो, दुनिया छोड़ के कहीं अलग ही रहने लग जाते हो उसके बाद। क्योंकि सर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपको कंट्री के दांव पे आप कंट्री के लिए कुछ भी कर देते हैं, लेकिन गलत सही बहुत कुछ होता है। उसमें वही दिखाया है, एजेंट है जिसके साथ शादी करती है, सर सोचो उसी के बाप को मारना है, उसी के लिए आपको उसी का डिटेल निकालना है, आप ससुर हैं और सब कुछ हैं, और उसके बाद सर आपका मन इंटरनली आपका क्या है, हालत खराब हो जाता है कि यार बाहर से तो देश ठीक है, अपना इंसानियत खत्म हो गया ना कि आपके साथ बैठ के उसने आप मेरे लिए इतना किया, मैं उसी का सर मार रहा हूँ, उसी को खत्म कर रहा हूँ, उसी का डेटा लीक कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। नीचे आइए। गुजराल इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस एजेंसी को फेवर करते थे, ये बताया गया। गुजराल इनडायरेक्टली इंटेलिजेंस एजेंसी को फेवर करते थे बट वो दिखाते नहीं थे। सुन पा रहे हो? बस लास्ट नीचे। गुजराल ऑल्सो सेड नो टेरिटरी ऑफ नेबरहुड शुड बी नीड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटी। इनडायरेक्टली हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार को ये बात बोल दिया। हमने क्या बोला, सर कोई ऐसा टेरिटरी या क्षेत्र नहीं होना चाहिए यूज जो इंडिया के अगेंस्ट यूज हो। तो हमने नेबरहुड को इनडायरेक्टली बोला कि बेटा टेररिज्म या किसी चीज को सपोर्ट मत करना, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कुछ होगा तो हम लोग सर, अच्छा हमने यहाँ पे एक भी बार ये नहीं बोला कि अगर कुछ होता है तो जवाब देंगे। हमने क्या बोला कि नो टेरिटरी शुड बी यूज एज एंटी इंडिया सेंटिमेंट। तो कोई भी आसपास के देश में कुछ ऐसा वाद विवाद नहीं होना चाहिए जिससे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, मतलब एंटी समझ रहे हैं ना, कि इंडिया के खिलाफ वाले कोई भी भावना उत्पन्न कोई हो। हमने ये नहीं बोला कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा करेंगे। तो ये फर्क यहाँ पे आपको दिखेगा, चेंज हो चुका है। नीचे आइए। गुजराल के नीचे ये भी कहा गया कि कॉपरेट करिएगा तो सबका विकास पॉसिबल है, एंड इफ यू नॉट कॉपरेट देन वी हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो टू टैकल इट। हमने क्या बोला, वी हैव अदर ऑप्शंस टू टैकल इट। अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा भी है। तो सीधे उंगली से घी नहीं निकले तो नहीं घी तो आपके बोले उंगली टेक्निकल नहीं, अरे बॉटल भी उधर कर लो बॉटल ही उल्टा कर लो कि निकल जाए जल्दी से। तो खैर फिर भी हमने यहाँ पे क्या बोला, हमारे को दूसरा ऑप्शन भी आता है। हमने यहाँ ये नहीं बोला कि अगर कुछ हुआ तो फिर वही वाला राजीव गांधी और इंदिरा गांधी बोला भेजेगा मिलिट्री, सबक सिखा के आएगा तुमको कि उसके बाद क्या करना। हमने क्या बोला, हाँ हमारे पास अदर ऑप्शन है। सर ये शब्द जो है ना ये डिप्लोमेटिक शब्द है। बोले अदर ऑप्शन क्या, क्या अदर ऑप्शन क्या, बोले अदर ऑप्शन मतलब कुछ भी, शांति से बात कर लेंगे। अब समझे, अब अदर ऑप्शन में तो कुछ भी आ जाएगा ना भाई। अच्छा ये भी आ गया, न्यूक्लियर वाला मामला भी हमने बोल दिया है। अच्छा हमने सारा सैनिक मिलिट्री सब इसमें बोल दिया अदर ऑप्शन के। अब जैसे हस्बैंड और वाइफ का था, तो हस्बैंड वाइफ का क्या था, हस्बैंड और हस्बैंड बोल रहा है तूने पानी गर्म नहीं किया, ठंड का पानी गर्म नहीं किया। अब वाइफ बोल रही है कि नहीं किया, बोल रहे उसके बाद कि फिर बोल रहे अरे क्यों नहीं गर्म किया। अब तो बड़ा गुस्सा हो गया पूरा। अब गुस्सा होते होते बाद में वो बोल रही है क्या उधर से, नहीं करूँगी, क्या कर लोगे, तो करो कोई बात नहीं ठंडा से नहा लेंगे ये जो है अगर गर्म नहीं करेंगे तो ठंडे से नहा लेंगे। ये लाइफ में काम आता है, मेरी बात समझ में आ रही है। हर जगह चोट दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्यार से भी रहा करिए। नीचे आ जाओ। तो पहला ये भी कोऑपरेट करिएगा तो काम होगा। गुजराल जस्ट इतना चाहते थे कि पड़ोसी देश शांति रखे, विकास करे, और उन्होंने रॉ के काम को आगे बढ़ाया। गुजराल रिमेन फॉर शॉर्ट उसमें क्या लिखा हुआ ड्यूरेशन, सो ही डिड नॉट एग्जीक्यूट मेनी थिंग्स।
गुजराल ज़्यादा समय के लिए नहीं रहे, लेकिन जितना समय के लिए रहे ठीक ठाक रहे और राव के पॉलिसी को आगे भी बढ़ाया। और कमाल की बात मैंने क्या बोला सर, आईके गुजराल से पहले राव भी यही चाहते थे कि सर हमको विकास करना होगा, और विकास करने के लिए आसपास का जो माहौल होगा क्या होगा, शांति रखना पड़ेगा सर, क्योंकि आसपास का माहौल, हाँ कर लो, आसपास का माहौल अगर शांति नहीं होगा आसपास का माहौल अगर शांति नहीं हुआ तो फिर क्या होगा यार। देखो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपका ज्वाइंट फैमिली है और भाई आप बहुत अच्छे हो, और छोटा भाई हर जगह दंगा फसाद करता रहता है, सुन पा रहे हो, अब हर जगह दंगा फसाद करता रहता है, कुछ ना कुछ दिन बाद मन आपका खिन हो ही जाएगा कि यार भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है तू, मतलब करना क्या है, आप उससे पूछ ही लोगे। आप डिस्टर्ब बार बार हो रहे हो और फैमिली के ग्रोथ में सर हिंड्रेंस बनेगा ही बनेगा। इसी वजह से आप तो चाहोगे ना पहले यार शांति सब रहे, तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। भाई अगर तू कुछ नहीं कर रहा है तो तू शांति से बैठ ही जा, नहीं तो सर पता चला आप इधर पैसे कमा के ला रहे हो, भाई उधर दंगा फसाद कर दिया, और उसके बाद आप क्या बोले, चल अब केस में जमीन बेच के पैसा दे, भाई यही होना है, दूसरा क्या होना है। और उसके बाद टसन में रहेगा वो अलग। तो पेज नंबर रहेगा 85 पे, वाजपेयी जी पे आ जाइए। आज इसको खत्म ही कर लेते हैं, कोशिश करके क्या खत्म ही कर लेते हैं, बहुत कुछ है इसमें, खत्म कर लेंगे। चलिए आगे 85 पे, बस 2 मिनट और उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है ना। 5:30 से पहले मुझे एक बार 5:25 पे एक बार पिंक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है, कि बोल दीजिएगा सर हो गया टाइम, ठीक है, मतलब पिंक कर दीजिएगा एक बार। वाजपेयी बिल्ट अपॉन गुजराल डॉक्ट्राइन विदाउट ऑफिशियली नेमिंग इट, ठीक है। अब सर ये जो वर्ड है इसको समझिएगा, क्या बोला वाजपेयी जी ने, 2 चीज की है। पहला बोला है कि सर बिल्ट अपॉन गुजराल डॉक्ट्राइन विदाउट ऑफिशियली नेमिंग इट, लगभग सर सेम पॉलिसी इन्होंने भी अपनाया, लेकिन इन्होंने कुछ नाम हम नहीं दिया। क्यों? स्कॉलर्स ने नाम नहीं दिया। ये नाम हमें बोला था, चाहे गुजराल डॉक्ट्राइन हो, चाहे सर उधर लुकिस्ट पॉलिसी हो, ये सब स्कॉलर्स के वर्ड है, ये सब ऑफिशियली कोई वर्ड नहीं लिखा रहता है। अब ये सब देन है द हिंदू मीडिया और सब लोग का, यहाँ ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा वो भी बोल देते बाद में, तो हम बोले थे, और समझते आप, अरे आप बोले थे, हम कहाँ बोले थे भाई, सर हम तो बोले हम लुक ईस्ट देखेंगे, हम ही थोड़ी बोले लुक ईस्ट पॉलिसी बना रहे। अब भाई ये जो चीज़ है ना, ये मीडिया ही कर सकती है। अच्छा मीडिया में भी गजब किस्म का सर पर्सनालिटी होता है सर, क्या तोड़ मड़ोड़ के परोसेगा ना वो, कहाँ से परोसेगा सर, कला है उसमें, ये सबके बस की भी बात नहीं होती है। हालांकि आजकल सब ट्रेंड हो गए, इसलिए क्योंकि सब सोशल मीडिया पे हैं, तो मीडिया क्या है, सोशल ही तो लगाना था ना, तो अभी तो सोशल मीडिया यूजर होंगे, तो लगभग सब कोई मीडिया आजकल यूज करता है। आप देखिएगा शब्दों का सर चयन, कोई लिखेगा फेसबुक पे और कुछ लिख रहा है, भाई लगेगा वो गॉड यार, आईएएस के बाद इसी का स्थान होना चाहिए, कहाँ था ये अब तक। ऐसे नॉर्मल बात कुछ अलग कर रहा है, लिखेगा वहां पे एकदम सर, एकदम में लिखेगा वहां प्रिय भक्तजन, अब सर नहीं आएगा। अब वार्षिक शुक्र मेला को सावन की पूर्वी पक्ष के शुक्ल पक्ष में इतना शुद्ध हिंदी कि हमारे यहाँ जो है कुछ रखा गया है, आप आइए, समझ में आ रही मेरी बात, और आके दिमाग खराब करिए। अब ये जो कुछ शब्द है ना, शब्दों का चयन, अच्छा जो देखने वाला कहेगा भाई क्या कर रहा है आजकल, तू कहाँ है, उसको लगे कुछ बनून गया क्या है बाद में जब नॉर्मल बात करेगा, अच्छा तू वही है, फेसबुक पे अलग चलता है। तो लिखावटी चीज़ों पे ध्यान ना दिया करें, बाकी उसका स्कोप आपको भी मैंने एक बार बताया था। दूसरा है सेड इंडियाज ग्लोबल पावर एस्पिरेशन इज लिंक्ड विथ नेबरहुड इवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला कि सर इंडिया का ग्लोबल पावर एस्पिरेशन तभी अचीव हो सकता है जब नेबरहुड का भी डेवलपमेंट हो। सुन पा रहे हैं मेरी बात? मतलब अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो नेबरहुड को भी डेवलप होना पड़ेगा, नहीं तो आप हो नहीं पाओगे। जैसे मैंने बोला फैमिली में है, यार ज्वाइंट फैमिली सोचो, आस पड़ोस के आदमी सोच लो, अगर आस पड़ोस के आदमी शांत नहीं है तो सर अमेरिका इसी वजह से, देखो कितना चालाक इंसान है अमेरिका, उसके आसपास जितने नेबरहुड है, चाहे कनाडा ले लो, अरे पढ़ाया था ना नॉर्थ अमेरिका, नीचे मैक्सिको, आसपास जितना छोटे कंट्री है सबको पूरा दे के रखता है। भाई एकदम खुश रहो, खुश, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हरामखोर अगर इसमें से कोई उदास हुआ, कोई ना कोई तीसरा इसका फायदा उठाएगा। सबको खुश रखता है, ले ले खा ले खा ले। अब सर ये जो खाने का और खिलाने का तरीका है ये बहुत अच्छा है। वो कब कर पाता है? चूंकि वो डेवलप हो गया, इंडिया भी लगभग उसी तर्ज पे। वो तो हरामखोर कुछ पड़ोसी भी होते हैं ना, श्रीलंका टाइप, जो सर इतना देने के बाद, इतना करने के बावजूद भी जाते हैं किसी और के पास। तो इनका कोई उपाय नहीं है सर, इनका एक ही उपाय, समझ में आ रहा है? 10 मारिए और 1 गिनिए, है ना नीचे आइए। अब उसके बाद दूसरा है
With development, Vajpayee also promoted trade in neighborhood because trade is always win-win situation because both will gain. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इनफैक्ट मैं बोलूं तो सबसे बेस्ट पॉइंट है जो आपके आंसर में बहुत अच्छा रहेगा. ये देखो, व्यापार में हमेशा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है. आप जब भी किसी से अगर खरीद बेच कर रहे हैं तो दोनों का फायदा है, क्योंकि उसके पास मान लो अगर वो धान बेच रहा है, आप खरीद रहे हो तो उसका भी फायदा है, आपको भी फायदा है. ये बहुत, आप देखो इधर नरसिम्हा राव ने क्या बोला था, क्या बोला था कि सर इकोनॉमिकली ठीक होना पड़ेगा, मिलिट्री अब रखो साइड. और मैंने बोला कि स्टार्ट उनको किया गया था और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है पूरी तरीके से, वाजपेयी जी तक. वाजपेयी जी ने फिर क्या बोला कि नहीं यार, अगर हमें पावरफुल बनना है तो पड़ोसी को पावरफुल बनाना पड़ेगा, और इसलिए हमें सर रीजनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी आसपास के एरिया में. इसलिए हमने क्या बोला, सार्क बनाओ, छोटे छोटे और ग्रुप्स बनाओ जिसमें छोटे छोटे देश को शामिल करो. कोई बड़ा देश नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ छोटे छोटे देश रहेंगे, क्योंकि अच्छा बड़ा देश जैसी रहेगा, जैसे आप हो तो आप पापा के साथ हो, मान लो पापा डोमिनेंट है, बैचलर पार्टी आप मना रहे हो, बैचलर पार्टी में अगर पापा आ गए तो कोई भी आदमी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाएगा. डांस कर उसके बाद पापा देखे, अच्छा नहीं मिल बाहर मिल तू. अब सर आप अपने आप को वो रिलैक्स महसूस नहीं कर पाओगे जो आप बैचलर पार्टी में थे. बैचलर पार्टी में आप पी के भूत हो, नच रहे हो, उधर उधर करो. अच्छा जैसी पापा है, अब गांव में नहीं होता वही ऑर्केस्ट्रा में, अच्छा बाहर शरीफ था, जैसी ऑर्केस्ट्रा जाकर स्टेज पर नाचने लगा और उसके पापा चप्पल निकाल के घूम रहे, कहाँ गया, अच्छा वो भाग रहे. अब ये जो है नेचर, तो आप जो थे वो नहीं रह पाएंगे. वाजपेयी जी ने यही सोचा कि सर कोई सुपर पावर नहीं रहेगा हमारे ग्रुप में, सिर्फ वही रहेंगे जो रीजनल है, जो नॉर्मल है, क्योंकि उनका भी बात सुना जाएगा. और सर इसीलिए उन्होंने डिनाई करके सार्क का बनाया. और सर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बने, क्योंकि इनको पता था इधर कि अगर डेवलपमेंट करना है तो नेबरहुड का डेवलपमेंट तो हो जाए, और नेबरहुड का डेवलपमेंट का पहला तरीका है कि इकोनॉमिक स्थिति तो ठीक हो जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं. सुन पा रहे हो सर, दिमाग देखो कितना बढ़िया है. क्या बोला, खुद को डेवलप करना है तो नेबर्स को करना पड़ेगा, और नेबर को डेवलप करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप इकोनॉमिकली ग्रुप्स बनाओ, उसमें कोई सुपर पावर नहीं रहेगा, सब छोटे छोटे कंट्रीज रहेंगे, उनकी मदद करो और उसके बाद सर आगे बढ़ो. और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि भी तो ट्रेड करेगा, उसको भी प्रॉफिट होगा, हमें भी प्रॉफिट होगा. नीचे आ जाओ, फोर्थ पॉइंट, वाजपेयी फोकस ऑन द रीजनल इंस्टीट्यूशन देन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वाजपेयी जी ने वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन पे फोकस नहीं किया, उन्होंने किस पे फोकस किया, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पे. मतलब सर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पे, रीजनल पे, मतलब उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े चीजों पे कोई फोकस नहीं किया. सर हमारा आपसी मतलब वही बोलना, कौन सा, आत्मनिर्भरता. तो जो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, ये वाला बात. बट यहाँ इंपॉर्टेंट था कि रीजनल कोऑपरेशन में आसपास के जो पड़ोसी हैं इन सबको पहले खींचो. नीचे आइए, वाजपेयी ने इसलिए रीजनल, अच्छा देखो सार्क दिख रहा है, सार्क का फुल फॉर्म वहां बताओ क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन. तो सर क्या बोला, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल वर्ड आ गया. और दूसरा, जितने सारे कंट्रीज साउथ एशिया के हैं, ऑलमोस्ट लगभग सारे कंट्रीज को इसमें लिया गया कि बेटा आइए, अपना भी दुख सुख रखिए, बड़े पावर कोई नहीं है और डरने की आपको कोई बात नहीं है, आप जैसा है वैसा बिल्कुल बताइए. या नीचे आओ, is made not only for trade but also for economic integration. वाजपेयी ने इसलिए रीजनल पे फोकस किया क्योंकि ग्लोबल अगर पावर ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे देश अगर जुड़ने से डरेंगे, क्योंकि पावरफुल देश अगर रहेगा तो छोटा देश फिर कहेगा कि हम कुछ भी बोलेंगे मेरा बात कहाँ से माना जाएगा, हम कुछ बोलेंगे अमेरिका बोलेगा नहीं बकवास बात है. इसलिए सर ये बहुत अच्छा अप्रोच था, और वाजपेयी का ये यहाँ से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि देखो अब नरसिम्हा राव ने भले ही बोल दिया फोकस, लेकिन कैसे करें, एग्जीक्यूट कैसे करें, ये भी तो बहुत बड़ा पावर है ना सर. यही तो मेन सर महानता है आपका कि आप करेंगे कैसे. क्या किया, रीजनल कोऑपरेशन बनाया, लोकल जितने सारे आसपास नेबरहुड कंट्री को बुलाया और बोला दोनों ट्रेड करते हैं, कोई पावरफुल कंट्री नहीं है, एकदम खुल के. अच्छा जैसे ये वैसा ही बात हो गई कि एक बैच हो जाता है टॉपर का. अब मान लो 100 स्ट्रेंथ है क्लास में अभी, तो मान लो क्लास में अगर 100 लोग हैं मान, और क्लास में 100 लोग हैं, उसमें से 30 लोग हैं एकदम मतलब कमजोर, और 70 लोग हैं सर एकदम तूफानी वाले, खूब पढ़ने मेहनती खूब. तो उन 30 लोग को क्या होगा, सुन पा रहे हो, उन 30 लोग को इनसिक्योरिटी हमेशा होगा कि हम पूछें कि ना पूछें. अरे है ना, जो बोले सुनो सर आराम से होगा कि यार क्या पूछे यार, इतने सारे हैं
वो तो चाह के भी अगर कुछ पूछना सही भी चाह रहा होगा तो नहीं पूछ पाएगा। अब सर इधर करो, 70 को साइड हटा दिया, अब सिर्फ 30 को रख लिया। अब 30 वाला अपना प्रॉब्लम बोलेगा, सर ये था सर जी, सर जी। अब सर वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। सेम कंट्री का सोच लो, पावरफुल कंट्रीज था, साइड हटा दिया, जो स्मॉल कंट्रीज थे आके, हाँ यही तो फर्क होता है लीडरशिप में, ठीक है। और यही फर्क भी हुआ और लोगों में। एक नेता वो होता है जो बड़े बड़े लोगों के इन्फ्लुएंस में है, एक नेता वो है जो गरीबों पे, गरीब उसके पास जाता है, गरीब उससे बात कर लेता है। अब बड़े बड़े जहाँ पे बात जब का सुनता है बड़े बड़े लोगों का, वहाँ गरीब का तो सुना नहीं जाएगा, और अनंत कुमार टाइप हो जाएगा वहाँ पर। जैसे बोला विदेश जाना चाहते दम जाओ, जहाँ जाओ। देखे ना सुपर 30, तो सुपर 30 में पैसा कितने लोग देखे हो? सब लोग देखे हो ना? कोई बात नहीं। अब सर जैसे वो जाकर बोलता है कि बाहर जा रहे पढ़ने, जहाँ जाओ इंडिया का नाम रोशन करो, विदेश जाओ, यूके जाओ, लंदन जाओ, कहता है अच्छा ठीक है। सर ये जो कला है, जैसी बात होता है पैसे का, नहीं नहीं पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है, पैसा बर्बाद कर देगा तुमको। भाई वो क्या बताया, मतलब आ जाओ इधर, बखूबी निभाया है उसमें। तो वाजपेयी ने फोकस क्यों किया कि सर रीजनल रहेगा, छोटे छोटे रहेंगे कंट्री, कोई पावरफुल नहीं रहेगा, आराम से अपनी बातें कहेंगे, डिस्कस कर लेंगे और सबका समाधान भी हो जाएगा। नीचे आओ। अपनी मनमानी करेगा, डिसीजन भी भेदभाव होगा, मतलब बड़ा कंट्री होगा तो सर यूएस, रसिया, चाइना अपनी मनमानी करेगा, फिर उसके सामने किसी की चलेगी नहीं, और जब चलेगी नहीं तो सर आपको दिक्कत होगा ही होगा। सुन पा रहे हो? अब नीचे आ जाओ। सो इंडिया विल गो फॉर रीजनल एंड नॉट फॉर डोमिनेंस बट बेनिफिट फॉर ऑल। इंडिया, आपको ही पता है कि इंडिया कभी भी डोमिनेंस किया ही नहीं है किसी पे, तो सर रीजनल लेके आएगा, लेकिन इंडिया कभी भी इसलिए नहीं बना रहा है। आप सोचो कि इंडिया ने एक अलायंस प्रपोज किया ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और सोचो सडनली 122-23 कंट्री से ज्यादा ज्वाइन कर लिए। अगर लगता किसी को भी कि इंडिया डोमिनेट करेगा तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। सुन पा रहे हैं मेरी बात? सबको पता था नहीं यार इंडिया है, मतलब ठीक है, बढ़िया है। और सर जो लोग ठीक ठाक होते हैं, जिनकी नीयत ठीक होती है, उनसे लोग जुड़ना चाहते हैं, आराम से जुड़ेंगे, क्योंकि सब सर चाइना का नीयत सबको पता है, अमेरिका का पता चली गया, रसिया टू सम एक्सटेंट पता चली गया, को भी दबाव डालता है। बचा कौन? इंडिया, कि भाई इंडिया कम से कम डोमिनेंस तो किसी पर करता नहीं है। इंडिया सर उसकी भी बात सुनेगा, अपनी भी बात सुनेगा, दो चीज नीचे आइए। सो वाजपेयी ऑल्सो सेड एंटी इंडिया सेंटिमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन इंडिया। इनडायरेक्टली हमने किसको बोल दिया? पाकिस्तान को और आसपास के, कि सर इधर एंटी इंडिया सेंटिमेंट का चक्कर लगाना मत, सुलझेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। नीचे आइए। चैलेंज टू सोवरेनिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब यहाँ पे हमें जरूरी भी था, क्योंकि अभी तक पूरा शांत हो गया था मामला, न्यूट्रल हो गया था, अब थोड़ा बताना था कि औकात में रह जाओ, ज़्यादा नहीं। अब नीचे, यूएसए इनवाइट इंडिया इन अफगानिस्तान, और 2001 ऑली बटा 2001 से 3 और उस समय यूएसए ने इनवाइट किया था, जो ये दिखाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली क्या हो चुका है, बेहतर हो चुका है कंपेरेटिवली पहले से। क्योंकि सर इससे पहले तो पूछ भी नहीं रहा था कोई, जैसे आपको कोई नहीं पूछ रहा है, अभी कोई पूछेगा भी नहीं। आप जैसे रिजल्ट आएगा ना, मामा के काका का, नाना का, दादा का, पता नहीं किसका किसका कॉल आएगा ना, चिन्ह तरह वो मर दे वहाँ के बानी हम तो गांव के लोग का तरीका। अरे अपन माई से पूछा कि हम मामा, फूफा, दादा और उनके उड़लन फल। अरे सर जब आप तैयारी कर रहे थे तो किताब की कमी थी तो कोई पूछने वाला? किताब के लिए फोन करेंगे ना, चाचा 300 रुपये भेज दीजिए, लक्ष्मीकांत लेना है, वो भी 300 क्या है, 300 कम पड़ रहा है। तो बोलेंगे बाप से मांग। अच्छा जब आपको सर किताब की जरूरत थी तो बाप से मांग, और रिजल्ट है तो क्या बोलेगा, मेरा बेटा है, मजाक है, भतीजा है मेरा। सर ये जो है ना, ये चलता रहता है, ये काम हमेशा चलता है। आप 10th 12th में कौन लोग कोई है जिनका परसेंटेज 95 आया हो? अरे हंस रहा है भाई, अरे आता है, कुछ लोग होते हैं समझे, आप लोग में से भी कुछ हैं जिनका परसेंटेज आता है। सुन पा रहे? ये जो 95 है सर, ये 95% जब आपका आ जाएगा ना, मतलब मैं, अथर्व नाम था उसका, अथर्व, तो उसके पापा नहीं दादाजी बोल चुके थे कि हम लोग के जिन में और हम लोग के परिवार में किसी का भी 90% से ज्यादा नहीं आएगा। उसको मैं पढ़ा रहा था, 10th की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो भी मेरे को बात बोला कि दादाजी पापा ऐसे बोलते हैं, और दादाजी और ये लोग क्या है, लव मैरिज, इनके पापा शादी किए थे तो ये लोग बाहर हो गए थे, अब इसलिए
वो लोग प्रॉपर पंजाबी। अब ये बोल दिए थे, बहुत बड़े मतलब सब था, तो बोल दिए कि नहीं है कि हमारे और मतलब हमारे जिन में ही ऐसा नहीं है कि किसी बेटे को या किसी बच्चे को 90 प्लस आएगा। अच्छा, भाई ने मार दिया 97%। अब दादाजी का रिएक्शन देखो, मेरे पास है, अच्छा पहले भी आए थे, बेटा हो जाएगा ना, पंजाबी में थे तो थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज का थोड़ा टशन में वो लोग आते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा बोल भी रहते थे डरा के नहीं होगा तो बताएंगे। अब ये जो सीन है, अच्छा ये जो सीन है, मैं भी जानता था इस बात को, लेकिन क्या कहा होता एक बिहारी। अब सर मुझे इतना पता था कि देखो पढ़ने लिखने से इनका नाता है, और ये गुस्सा क्यों है, क्योंकि उनके बेटे ने उनके मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके शादी किया, उनकी मर्जी से नहीं करी, तो गुस्सा तो उनको इस बात का है। लेकिन उस बच्चे को मैं देख चुका था, इसमें टैलेंट है, उसको मैं एक बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया सर, एक दिन में पूरा आर डी शर्मा एनसीईआरटी पूरा खींच दिया भाई ने। मुझे समझ में आ गया कि यार इसका एक्स्ट्रा माइंड है, बस इसको खाली ज़्यादा टाइम देना है। मैं उसको 8-8 घंटे रूम पर लग के पढ़ाने लगा, और सर एक कॉन्टिन्यूस हुआ, जब आया तो सडनली चेंज हुआ। कहने का मतलब यह है कि आपके जीन में क्या है, किसके जीन में क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनती अगर हो काम हो जाएगा। क्योंकि अगर जीन में रहता और वही चीज़, तो अब्दुल कलाम के फादर भी सर ऐसे आदमी थे सर, जिसका कोई और आप पढ़ें, क्योंकि आप जानते हैं जिनका दूर दूर तक पढ़ाई से और दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन वो आदमी उस देश का राष्ट्रपति बन जाता है। तो जेनेटिक्स वगैरह साइड ही रखिएगा, मैटर करता है जेनेटिक्स, लेकिन मेहनत अगर आप ठान लो, जिद है, सपना नहीं जिद बना लो, तो काम बन जाता है। नीचे आइए और समझिए। तो वाजपेयी जी ने सर क्या बोला, यूएसए इनवाइट इंडिया अफगानिस्तान। यह दिखाता है कि हमारे सभी पीएम ने देश को आगे बढ़ाया है, और निरंतर हमारी पॉलिसी क्या है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, इसमें से देख के कहीं भी आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि एक पीएम ने छोड़ा और दूसरे पीएम ने भी और तबाह कर दिया। नहीं सर, हमारा फॉरेन पॉलिसी कभी भी कमजोर नहीं हुआ। ये एक बात का सबूत है कि हम डे बाई डे आगे बढ़ते गए। आप सोचो, इतना बवाल हुआ, इतनी राजनीति हुई, इतना मारकाट हुआ, लेकिन फॉरेन पॉलिसी निरंतर बढ़ता जा रहा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेज नंबर 86 आगे, नेबरहुड पॉलिसी है मनमोहन सिंह, दिख पा रहा है? चलो यार छोड़ दें क्या, चलो देखते हैं। मनमोहन सिंह मिक्सचर ऑफ राव, गुजराल एंड वाजपेयी। तो सर मनमोहन सिंह में इन तीनों का कॉन्सेप्ट आ गया। नरसिम्हा राव से शुरू हुआ, आई के गुजराल और फिर आपका वाजपेयी जी। और मैंने पहले भी बोला, नरसिम्हा राव ने बेस बनाया 1 मंजिल, उसके बाद बना दिए आई के गुजराल 2 मंजिल वाजपेयी जी, और तीसरे मंजिल तक लाके मनमोहन सिंह ने खड़ा कर दिया, बात खत्म। अब नीचे आइए, पहला बिल्ट अपॉन वेयर वाजपेयी लेफ्ट, जहां वाजपेयी जी ने छोड़ा वही मनमोहन सिंह ने बनाना शुरू किया अपना काम। दूसरा पॉइंट, नेवरहुड पीसफुल इफ इंडिया वांट्स टू बी ए ग्लोबल पावर। तो मनमोहन सिंह ने यही बात बोला कि नेवरहुड मस्ट बी पीसफुल। अगर सर पड़ोसी देश शांत नहीं रहेगा तो हम ग्लोबल पावर कभी भी बन नहीं पाएंगे। इसीलिए सर आसपास, मैंने बार बार बोला है आपको भी, कि आस पड़ोस में जो चीजें हैं वो शांत हो, तभी आप डेवलप कर भी पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। नीचे आइए। इंडिया पहले, अफगानिस्तान बिकम कंट्री ऑफ हाई प्रायोरिटी फॉर इंडिया बिकॉज। सर अफगानिस्तान क्यों हाई प्रायोरिटी बन गया? कारण ये था, एक तो अमेरिका ने इन्वाइट किया था, अच्छा दूसरा अब हम क्या करते हैं उससे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज का नजर था कि इंडिया इसका क्या करता है। चाइना की तरह कहीं ऐसा तो बाद में नहीं करेगा, हालांकि अभी चाइना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो लोगों को लग रहा था कि जो यूएसए और रसिया अब तक करता आ रहा था, इंडिया क्या करता है। क्योंकि यूएसए अपना बेनिफिट, रसिया भी ऑलमोस्ट अपना बेनिफिट देख रहा था, इंडिया का क्या भाई देखना है। तो इंडिया भी इस बात को देख रहा था कि हम अभी जो अफगानिस्तान में करेंगे ना, यह एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और ये एग्जाम्पल ही दूसरों पे असर पड़ेगा। और सर हमने जो किया उसी का नतीजा है कि आईएसए में एक अलायंस प्रपोज किया और इमीडिएट इतना जल्दी इतने कंट्री जुड़ गए। सर ये मजाक बात नहीं है, इतना जल्दी ग्लोबल पावर को इकट्ठा कर लेना किसी एक अलायंस में, वो भी फर्स्ट अलायंस में, फर्स्ट एड में आईएएस निकाल लेना मजाक बात नहीं है, 4 साल का मेहनत होता है पीछे का। अब जरा नीचे आइए। तो दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान विल कन्वे मैसेज टू अदर्स टू एंगेज विथ इंडिया विदाउट एनी फियर। क्यों? हम अगर इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे तो मैसेज दूसरे कंट्री में क्या जाएगा कि सर आप हमसे जुड़ो, बिना झंझट का, कोई दिक्कत नहीं है, मदद करेंगे अपन। अब चला आओ नीचे। इंडिया ऑल्सो वांट्स टू कन्वे सोशल मैसेज टू ऑल। सोशल मैसेज भी देना चाहते थे कि भाई हम ऐसे देश हैं, ऐसा देश है मेरा। नीचे आइए। क्योंकि इंडिया ने क्या सबकी मदद की, चाहे वो मुजाहिदीन हो,
कोई भी, ताकि वहाँ शांति कायम किया जाए एंड अफगानिस्तान का विकास हो। इसके वजह से भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब पर भी पॉजिटिव असर पड़ा। सर देखो, इंडिया ने कभी ना लड़ाने झगड़ाने का काम नहीं किया है। ये अमेरिका हरामखोर क्या बोला है, उसको बुलाओ, ये ग्रुप बनाओ, उसको लड़ाओ, उसको मराओ, उसको पिटाओ। पाकिस्तान से में ही काम। इंडिया ने क्या बोला, भाई देखो तुम सब यहीं के हो, तुम सबकी मदद की जाएगी। इंडिया भी चाहता तो बोलता है ना कि नॉर्दर्न अलायंस तू उसको मार, तू उसको कर। उसके पास गया था, बोला कि भाई तुमको टाइम मिला था, तुम पावर में नहीं है, बात खत्म, अब उसको आने दो, अगर उसका काम नहीं बने तो फिर तुम अपना आना, बात खत्म है। इंडिया ने थोड़ी बोला मार दो, मार दे, आ जाओ, मैं सपोर्ट कर देता हूँ। नहीं सर, इंडिया का वो काम नहीं है, वो धंधा नहीं है, मतलब इधर लड़वाने पिटवाने का काम नहीं है। और इस दुनिया में मुझे लगता है सबसे घटिया इंसान हुआ जो मारपीट करवाता है, सबसे घटिया, स्पेशली फैमिली में। इंडिया ओवर्ट पॉलिसी बताया था ना, कोवर्ट और ओवर्ट। तो कोवर्ट और ओवर्ट में देख लो, इंडिया ओवर्ट पॉलिसी क्या था, इंगेजमेंट प्लस कोऑपरेशन प्लस डेवलपमेंट। तो सर उसमें क्या है कि इंगेजमेंट है, कोऑपरेशन है, प्लस क्या है, डेवलपमेंट। अच्छा, कोवर्ट पॉलिसी, इफ नेशनल इंटरेस्ट देन वी वर्क बिहाइंड द सीन। अगर हमारा वही संप्रभुता पे कोई किया तो उसके बाद हम बताएंगे, और आराम से बताएंगे, पूरे शौक से, तसल्ली से। नीचे आ जाइए, 2006, 2008, 2011 मुंबई अटैक हुआ, उसमें हमने सीक्रेटली जवाब दिया और पाकिस्तान समझ गया। तो सर हमने डायरेक्टली उसको नहीं किया। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि मुंबई अटैक कर रहा था और हमें पता नहीं था। मैं उस समय भी आपको पढ़ाया था, उसके पीछे एक तो न्यूक्लियर वेपन उस समय कारण था, हम टेस्टिंग कर रहे थे तब, और दूसरा हमें भी पता था कि सर ग्रुप्स इतने डिवाइड हो चुके हैं ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि सर एक अटैक कर रहा है, एक अटैक करने के बाद कोई दूसरा सरगना है वो बोल दे रहा है हमने करवाया। अच्छा, वीडियो भी पहले आता था, आप देखेंगे सर काट के रखा हुआ है और वीडियो बना रहे हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने करवाया है। अब किसी का हिम्मत नहीं होता है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। कारण है इतना टेक्नोलॉजी डेवलप है और इतना एक्टिव हो गया आजकल लगभग हर कंट्री कि जैसे ही बोला हम जिम्मेदारी लेते हैं, पता चला दूसरे दिन उसका गर्दन हट गया अलग। अब जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। अब तो पहले के सिचुएशन में भी तो हमने मुंबई अटैक और इन सब का बहुत सीक्रेटली जवाब दिया है और पाकिस्तान इस बात को अच्छे से समझ गया। ना बेटा, बम इतना मार कौन रहा है समझ में नहीं आ रहा। और सर उसके बाद पाकिस्तान समझ गया कि दो चीज़ है, आराम से नॉर्मली न्यूट्रल रहो, क्योंकि सर बेकार हो जाएगा काम। क्योंकि पाकिस्तान भले ही इंडिया को कमज़ोर समझ रहा था, इंडिया भले ही ऊपर से सॉफ्ट दिख रहा था, लेकिन वही बोला था कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आई, वो वाला फिल्म देखें आप, दिल वाले देखे ही होंगे, शाहरुख खान वाला। अरे नए वाला दिल वाले भैया, पुराने वाले नहीं। तो नए वाला दिल वाले, तो दिल वाले अलग थे, अब ये दिल वाले आ गए। तो ये नया दिल वाले, इसमें क्या होता है, ये काली नाम रहता है ना इसका। तो ये क्या, पहले ऊपर से शरीफ सा, वो डायलॉग नहीं है उस मूवी का एक का कौन सा टाइप डायलॉग मारता है, वरुण धवन मारता है ना, शरीफ टाइप, और नहीं कुछ बोलता है, मतलब अंदर से हरामी टाइप, ऐसा कुछ बोलता है वो हाँ, स्वामी टाइप तो बाहर से स्वामी टाइप और अंदर से डैश टाइप। इधर 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 सेम। काली क्या करता है, शाहरुख खान बाहर से सॉफ्ट रहता है और सर रात में जगह धाम धूम मार के आ जाता है। इंडिया का लगभग वो स्टील शाहरुख खान इंडिया से इंस्पायर हुआ है, इंडिया के रॉ से कि बेटा देखो बाहर से शरीफ रहने का और अंदर से खूब पीट पट करके आ जाने का। सीन अच्छा दिखाया, बाकी फिल्म बेकार है। नीचे आइए, जवाब दिया और पाकिस्तान समझ गया। एक चीज वहां पे लिखा हूं, बड़ा अच्छा है, बेवकूफ के लिए ये जवाब बहुत अच्छा है। साइलेंस ग्रेट टूल्स टू कन्वे एनीवन। तो मूर्खों के लिए साइलेंस रहना अच्छी बात है, और इनफैक्ट जवाब देने के लिए साइलेंस अच्छा है। देखो जो लोग चिल्लाते रहते हैं ना, मार देंगे, ये कर देंगे, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग गरजते हैं, कुछ लोग बरसते हैं, कुछ लोग दोनों भी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग खाली सुनते हैं, अब उसके बाद खुपचे में मारते हैं। उसके बाद ये सुन लेता है, जो सीरियस है ना, जिसने ठान लिया कि मारना, चुप हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं हो। अब उसको कितना भी उंगली कर लो, शांत हो जाएगा एकदम, क्योंकि सब वो बैठा चुका है दिमाग में, वो जिस चीज के भी प्रति है, समझ लेना। इसलिए जो शांत आदमी है ना, वो समझो या तो वो बहुत चीजों को टैकल कर चुका है कि नहीं बॉस, बहुत लाइफ में बर्बाद कर चुका हूँ टाइम, जिंदगी, अब तो भैया तोड़ना है, फोड़ना है, कुछ यूनिक करना है, वो सर नॉर्मल हो जाएगा। वो कुछ जब भी कोई बोले ना क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा सर, तुरंत क्या कर रहा, कुछ नहीं करना। ये जो चीज़ है ना, उसको देख के सर ये समझ लो कि वो टिका चुका है माइंड में कि भैया अब जवाब आ गया है देने का, बेइज्जती बहुत हो चुकी है घर में,
अब सर कुछ अपने आप को तोड़ना फोड़ना है। इसलिए जिसको बदला लेना होता है या कुछ करना होता है वो देखो ज़्यादा कुछ बोलेगा ही नहीं कि क्या करना नहीं करना, वो चुपचाप अपना साइलेंस हो जाता है। और सर आपको अंदाजा भी लग जाएगा भाई ये कुछ तो कर रहा है। और आप जब साइलेंट आदमी बहुत देर तक हो ना, सर बड़ा उसके बाद लगता है कि भाई ये क्या करने वाला है, भाई बम मारने वाला नहीं है ना। इसलिए आप देखना जनरली आतंकवादी लोगों को उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है ना सर, गजब किस्म का उनमें सिंसियरिटी और सीरियसनेस होता है, गजब किस्म का होता है प्रभाव। मतलब कि वो आएंगे इतने साइलेंस रहेंगे ना। और ज़्यादातर साइकोलॉजी में कहा जाता है कि साइलेंट आदमी की तरफ ज़्यादातर चीज़ों लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो ज़्यादा चुप रहता है अगर उसके तरफ हो जाते हैं, ज़्यादा चांसेस है, ये बोला जाता है साइलेंस में। तो सर आतंकवादी में पहला गुण ही होता है कि उसमें सुनने का शक्ति खूब होता है, क्या कि उसको बम मारना है तो साइलेंट रख के अपना एनर्जी बचाएगा। अब सर वो अगर जितना बोलेगा उसका उतना ही प्लानिंग से डिविएट होगा। वो चुपचाप सुनता रहेगा, अपने नज़र में है और टिकाया रहेगा अपना निशाना वहाँ। कॉन्सेंट्रेशन पावर ज़बरदस्त होता है। तो आतंकवादी का अगर आप उससे सीखना है तो एक चीज़ सीख सकते हैं कि सर अपने मतलब काम को कैसे अंजाम देना है, उसके लिए कितना वो लोग तैयार होते हैं, वो आप सीख सकते हैं। पेज नंबर 87 पे आइए, नेबरहुड पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी। देख लीजिए, इसको ख़त्म कर देते हैं आज। मोदी जी का है नेबरहुड शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। इन्होंने सर नारा भी लगाया था कि पड़ोसी देश को जो है पहला प्रायोरिटी देना चाहिए। देखो क्या इधर नरसिम्हा राव ने थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया, आते 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 सर हमने नेबरहुड को पहला इंपॉर्टेंस दे दिया। आइए मतलब एक प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा बोला कि सर अगर बड़ा पावर होना है तो शांति स्थापित करना पड़ेगा, दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने बढ़ाया और मोदी जी तक आते आते फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, नेबरहुड को। समझ रहे सर, पड़ोसी को इज्जत मिल रहा है। जरा नीचे आइए, दूसरा पॉइंट, एंड फर्स्ट प्रायोरिटी एंड स्कॉलर्स आर्टिकुलेटेड इज एज नेबरहुड फर्स्ट। फिर यहाँ पे सर मीडिया का वही काम है, मीडिया ने क्या बोला, नेबरहुड फर्स्ट। भाई वही बात है, आई के गुजराल डॉक्ट्राइन पॉलिसी उधर कर दिया, इधर लुकिस्ट पॉलिसी कर दिया, इधर क्या कहते हैं, नेबरहुड फर्स्ट। अच्छा, इन शब्दों का इस्तेमाल नेबरहुड फर्स्ट और ये सब आप ऑफिशियली नहीं करिएगा, ठीक है। आप लिखिएगा अपने अपने शब्दों में लिख लीजिए कि प्रायोरिटी हैज बीन गिवन टू द नेबर्स। ये मत लिखिएगा कि सर नरेंद्र मोदी हैज गिवन द पॉलिसी ऑफ व्हाट, नेबरहुड फर्स्ट। ये पॉलिसी वो नहीं लिखेगा, ये ऑफिशियली नहीं है। बस हाँ आप लिख सकते हैं कि आजकल हमारा जो है चल रहा है उसके हिसाब से। सुन पा रहे हो, जोर से बोले, ऐसे नो। अब जरा लास्ट नीचे आ जाओ, विच इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ वाजपेयी एंड मनमोहन एंड ऑल पीएम। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा कॉन्टिन्यूएशन पहले का ही है। अब सर यहाँ पे नरेंद्र मोदी को एक चीज बहुत अच्छे से आता है, सर वही बोला ना कि किस बात को कैसे ड्रामेटिकली प्रेजेंट करना है आपके सामने, बात को प्रेजेंट करना उनको बहुत अच्छे से आ जाता है। वही बोला, वाइन सेम है, बॉटल क्या हुआ, पैकेजिंग बदल दिया। समझ रहे हैं, बस हो गया काम। नीचे आइए, साउथ एशिया इज नॉट इंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ एवरीवन एम्बिशंस एंड कंपटीशन, देन मोदी सेड कंपटीशन विल नॉट हेल्प बट कोऑपरेशन विल, दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट। और मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं चाइना को भी कि विस्तारवाद और ये जो होड़ चल रहा है कि हम ये हम वो ले ले, हम वो कैप्चर कर ले, ये बंद करना पड़ेगा। कोऑपरेशन करिए, क्या करिए, कोऑपरेशन। अच्छा, ये बात बहुत पहले से है, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि पहले से सब बोल रहा है। क्या करिए कि सर इंदिरा गांधी ने भी बोला था, उसके बाद इन्होंने भी बोला कि सर नेबरहुड को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। तो बात तो वहीं का है, बट पैकेजिंग अलग है। अब जरा नीचे है तीसरा पॉइंट, सो साउथ एशिया हैज टू बी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिकली एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ऑल। तो हमको सब मिलके, और हमने बनाया ना साउथ एशिया सार्क बनाया, और हमने क्या किया, फोकस किया वही। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही काम कर रहा था, हमने और उस पर बढ़ावा दे दिया। नीचे आइए, मोदी जी संग्रीला डायलॉग, इंपॉर्टेंट है ये। संग्रीला डायलॉग क्या है, इंडिया विल शेयर आइडियाज अबाउट फॉरेन पॉलिसी एंड डिबेट देम। तो इंडिया संग्रीला डायलॉग में अपना आइडिया शेयर करेगा फॉरेन पॉलिसी पे और इस पे डिस्कशन किया जाएगा। एक और डायलॉग होता है, वहां नाम होगा रायसीना डायलॉग। ये नाम भी कभी कभी सुने होंगे आप लोग, रायसीना डायलॉग, समझ रहे हैं। तो रायसीना डायलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इनफॉर्मल मीटिंग होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल बुझाता है, बुझा ही रहा होगा। सीबीएसई में लेटर लिखूंगा बहुत सारा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। मैं बोलते राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर लीव, और आप ज्यादातर पहले की लिखते होंगे बिकॉज हमारे घर पे सिस्टर की शादी है और हमको छुट्टी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये सीबीएसई स्कूल का सबसे फेवरेट लेटर होता था,
जिसमें शादी के अलावा दूसरा कुछ दूर दूर तक नहीं दिखता था। अब बाद बाकी ज़्यादा हो गया तो फीवर, क्योंकि सर इजी वही था, कोई मायने लिखेगा डेंगू हो गया, नहीं, क्या लिखेगा फीवर। कान में भी दर्द है तो क्या फीवर हुआ है, ये नहीं लिखेगा कि सर ईयर पेन, लिखेगा फीवर। और सर कुछ लोग लिखते हैं स्टमक पेन। स्टमक पेन हमको लगता है इस दुनिया का सबसे बेस्ट बहाना है, आदत मुझे कि सर आप पता कैसे करोगे आप समझो ना। मान लो बोला कान में दिखा दो, क्या ठीक तो है, कुछ नहीं है, एक्सरे करा लिया, सब देख लिया, पेट का, और बोलेगा सर आपको नहीं दिख रहा, हमारे अंदर जो धुम्मा सा मचा हुआ है ना वो हम जान रहे हैं, अच्छा इसको कुछ हुआ हुआ नहीं है। तो सर ये सबसे बेस्ट बहाना होता था क्या, पेट दर्द। और स्मार्ट जितने सारे टॉपर होते थे क्लास के, वो पेट ही दर्द का बहाना मानता था कि सर पेट दर्द कर, अच्छा ठीक है, नहीं तो दूसरा माथा दर्द। भाई नापोगे कैसे आप, समझना रिएक्टर स्केल तो है नहीं कि माथा पे सट और काम कर लिया, और माथा दर्द बोला कर, जैसे सर बोल पड़, अरे 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 सर ने भी छुआ भी नहीं था, और सर आपने छुआ कि नस जो इधर से इधर आ गया। सर बोले बेटा ठीक है तुम तो चल जाओ, बाकी तुमसे बाद में मिलते हो। अरे सर लोग बेवकूफ थोड़ी होते हैं, बाप तो बाप होता है, समझ यार, मजाक थोड़ी है, तो वो भी तो समझ ही जाता है कि हाँ बेटा तुमको कितना दर्द है, बताएंगे तुमको, एग्जाम आने दो, नीचे आओ। तो राय सेनेट में इनफॉर्मल मीटिंग होता है, इसमें सारे देश आ सकते हैं और अपना अपना राय रख सकते हैं। और सारे कौन से देश, रीजनल कंट्रीज, जो सार्क बनाया रीजनल कंट्रीज। सर कोई इसका मीटिंग, कोई ऑफिशियल रिकॉर्डिंग कुछ नहीं है, आप इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब क्या, माता पिता ये सब कुछ हो गया। फॉर्मल क्या सर, आप लेटर लिख सकते हैं किसी को भी, हेड कंपनी के मेंबर्स को, किसी को भी, वो सब हो गया। तो नॉर्मली आपने क्या किया, दो चीज किया कि सर आप बुलाए, पार्टी रखा, अब आपसे बोला गया बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छा है सर चीज, ये राय सीना डायलॉग बहुत अच्छा एक इम्प्लीमेंटिव है। नीचे आ जाओ, जिसमें सभी पड़ोसी देश ओपनली अपनी बात रख सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या चाहिए। यहाँ फॉरेन पॉलिसी के आइडियाज भी डिस्कस होते हैं, सो इट इज नाइस इनिशिएटिव। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। नीचे आइए, मोदी ऑल्सो प्रोमोटिंग स्टेट कनेक्टिविटी। और स्टेट बोल नहीं रहे कि ये राज्य से सर इसकी दूरी कम हो जाएगी, फिर वहां से रोड बना देंगे तो इसकी दूरी कम हो जाएगी, बहुत अच्छा है सर। आप एक बात याद रखिएगा, अगर पूरा स्टेट अगर इंटरकनेक्टेड हो जाता है रोड के थ्रू, समझिएगा कि कोई देश जबरदस्त तरीके से डेवलप करेगा। इसीलिए पहले राजा महाराजा होते थे ना, और जब जॉब का कमी होता था तो जॉब का कमी होता था ना, इसलिए राजा महाराजा जानबूझ के किला बनवाना शुरू कर देते थे, ताकि उसी में कितने सारे मजदूर को नौकरी मिल जाएगी, उसी में कितने लोगों को आपको क्या पैसा मिल जाएगा। तो वो सर जानबूझ के, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन वो ऐसे ऐसे किले बनवाने शुरू कर देते थे ताकि लोगों और लोअर मिडिल क्लास और जो मजदूर लोग हैं उसमें कमाएं और वो काम उनको प्रॉफिट मिलना शुरू करें, जो बहुत ही स्थिति खराब होती थी। किसी भी देश का रोड ठीक होना, याद रखिएगा, वो सिंबलाइज करता है कि देश बहुत तेजी से डेवलप करेगा। इस बात को हमेशा दिमाग रखिएगा, क्योंकि जब जब आपका अगर रोड का कनेक्टिविटी तगड़ा हो गया, हर देश, हर डेवलपिंग कंट्री से आगे जो डेवलप हुआ है उन सब लोगों ने ये चीज किया है। तो सर जैसे इन्होंने बोला, देखेंगे आप ना, हर बार कुछ दिन पे न्यूज में आते रहेगा कि अब आगरा से मथुरा की दूरी कम, अब दिल्ली से बॉम्बे की दूरी कम। सर पहले दरभंगा जाते थे, दिमाग खराब हो जाता था, अब आपको रोड देख के मस्त लग रहा है, दरभंगा अरे बगल में तो है, अभी लगता है, आप समझ रहे हैं। आप देखिएगा सर, दरभंगा में क्या एयरपोर्ट आ गया, पटना में भी एयरपोर्ट है। आप सर पटना, सर सोचे पटना कौन जाएगा, अभी भी आपको दिमाग में कौन सा, गांधी सेतु पुल। अब भले ही सब हुआ, आपको लगता है भाई पटना जाएंगे उससे बढ़िया दिल्ली पहुंच जाएंगे। जितना देर में पटना जाएंगे उतना देर में ट्रेन से कहाँ पहुंचेगा, दिल्ली। सर आधा से ज्यादा तो फ्लाइट की बुकिंग से पहले यही सोच लेता है कि ना बेटा 3 दिन पहले पटना पहुंचेंगे, नहीं तो कम से कम 1 दिन पहले तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि कोई भरोसा। अब दरभंगा आ गया, सर कसम से बता रहा हूँ, दरभंगा लगता है बाजू में। अच्छा पहले लगता था दरभंगा, मधुबनी, हाँ भाई दूर, अलग ही एरिया लगता था। रोड इतना सही हो गया है कि आप रात हो दिन हो सर आपको लगता है पहुंच जाएंगे। गलत की सही? तो सर रोड कनेक्टिविटी इज द सिंबलाइज कि आप सर अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जरा नीचे आइए, तो इन्होंने क्या बोला, लैंड बॉर्डर रोड रेल कनेक्टिविटी करना होगा एंड स्पेस कनेक्टिविटी, क्योंकि हमें अभी ग्लोबल पावर बनना है, तो म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ऑल, मतलब रोड रोल स्पेस टेक्नोलॉजी। मोदी ऑल्सो प्रोमोट कल्चरल एंड रिलीजियस डिप्लोमेसी, जो नया है फॉरेन पॉलिसी का। ही सेड कि हिंदुइज्म बुद्धिज्म यही से उत्पन्न हुए हैं एंड इस्लाम भी प्रोमिनेंट है यहाँ, सो लेट अस एक्सप्लोर एंड कम टुगेदर। ये एक अच्छा आया इनमें, मोदी जी का एक नया आया, रिलीजियस को इन्होंने जरा थोड़ा कल्चरल बेनिफिट को थोड़ा बढ़ाया कि इस्लाम भी यही है, बुद्धिज्म भी यही ओरिजिनेट हुआ है, हिंदुइज्म भी यही, सर सब साथ आओ, सब मिलकर चलो। अब सर ये तो बहुत अच्छा चीज़ है,
योगा भी सिखा दिए, पेट अंदर पेट बाहर। अब सर इन्होंने मतलब इन्होंने अच्छा खासा सिखा दिया। अब ये दिखाता है क्या कि इन्होंने कल्चरल को बहुत अच्छे से प्रमोट किया। और सर एक नेता में खासियत होना चाहिए। हिस्ट्री में क्या करते थे नेता, देखो बताता हूँ। तो जो लीडरशिप होते थे वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे बाहर जो फॉरेन आते थे ना, उनको उस जगह पे रखते थे जिस जगह पे मान लो ज्यादा सुख सुविधा नहीं है और लोकल लोगों को मतलब ज्यादा मान लीजिए उनको बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा है, तो वहीं पे वो बनवा के रखते थे ताकि वहाँ लोकल जो लोग हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है उससे उनको बेनिफिट हो। और सर मोदी जी यही काम आजकल कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम। लोकल लेवल पे लोकल जितने भी सारे फेवरेट चीज है ना, ऐसे ऐसे जगह को सर निकाल के उसको इतना इंपॉर्टेंस दे दे रहा है। और ये बहुत अच्छा चीज है कि आपके घर के बाजू में कोई मंदिर था और वो मंदिर सडनली अयोध्या मंदिर हो गया। आप समझ रहे हैं, राम मंदिर बन गया। और सर इतने टूरिस्ट आने लगे कि आप वहां के लोगों को सडनली सर एक बार में आपने गजब का कर दिया काम। तो ये अच्छा चीज है कि आप स्पोर्ट्स को पहचानिए। और आजकल सर 2-3 चीजों को बहुत अच्छा ख्याल रखा गया। अब जैसे योगी जी ने भी क्या किया, जो काराकोरी कांड हुआ था ना, कौन सा कांड, चौरी चौरा, अरे चौरी चौरा, तो चौरी चौरा में क्या किया, उसको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दे दिया उन्होंने। और सर बहुत बढ़िया बना दिया काम, अब एक स्पॉट बन गया वो भी। तो ये अच्छा चीज है कि आपको पता करना होता है कि कौन सी चीज को बढ़ाना है, कौन सी चीज को कम करना है। तो खैर अब सर वापस पेज नंबर नेक्स्ट पे जाइए, 88 पे आगे। 88 पे बस डिलीवरी डेफिसिट लिखा हुआ है वहां, ये बता चुका हूं मैं सर। बस जो बोलते हैं उसको खाली कर दीजिएगा ना तो काम आसान हो जाएगा, के छोड़िएगा तो दूसरा फायदा उठा लेगा। तो डिलीवरी डेफिसिट का मतलब क्या था कि हम कमिटमेंट तो कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते और उसका फायदा कोई और उठा लेता है। तो वहां क्या लिखा, मतलब हम लोग कमिटमेंट कर देते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते और इसका फायदा कौन ज्यादा उठाता है, चाइना। और उस आइडिया को इंप्लीमेंट कर लेता है। सो वी हैव टू फुलफिल आवर कमिटमेंट। तो हमें सर अभी का जो तर्ज है, हमारे लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सर हम जो है क्या करें, कमिटमेंट जो बोले उसको पूरा कम से कम करें। इसीलिए आजकल जो है दूसरे देश के नहीं, अपने ही इंडिया में जो चीफ मिनिस्टर लोग हैं, तो जो भी भाषण पहले मोदी जी का हुआ करता था, उस भाषण को और जो वादा था उस वादा को लोग रिकॉर्डिंग करके और आराम से सुना रहे हैं कि देखिए पहले क्या बोलते थे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं गया। जैसे उन्होंने बोल दिया उसमें कि बिजली बिल 1 रुपया अब हो रहा है, मतलब पहले हो जाएगा, इससे बहुत कुछ तो सुना दिया। जैसे यहाँ पे भी आए थे मोतिहारी में, याद है ना, तो बोले अगले बार आएंगे तो यही जो मोतिहारी का चीनी मिल है, इसी के चीनी मिल से चीनी निकाल के चाय पियेंगे। सर दोबारा आए क्या दोबारा आए थे कि नहीं, ये बताओ पहले। आए थे भैया दोबारा। अच्छा किसी ने पूछ दिया कि मोदी जी चाय नहीं पीजिएगा हम भाई अब मिल में शुरू नहीं हुआ है तो चाय कहाँ से दे। तो मुझे बोलेगा चिंता मत करिए, ठीक है। मतलब हालांकि उनसे तो देखो पूछा तो नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने बात को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, टच भी नहीं किया उस बात को, थोड़ा सा बात को ट्विस्ट करके घुमाया क्या कि देखिए बहुत सारी चीजें पुरानी हो जाती है और उसके जगह पे नई चीज बनती है। मतलब जो चीनी मिलती है अभी उसके अब ये जो है क्या बोले, अब सर तभी ना चीनी निकलेगा जब ईख डालिएगा। अब ईख डालिएगा तो सर रसे नहीं निकाल पा रहे हैं मशीन, तो मशीन बेकार हो गया, तो बेचना तो बनता है तो खैर कुछ वादे हैं, हर नेता पूरा नहीं कर पाता, कुछ पॉलिटिक्स करते ही हैं, हर नेता करते हैं ऐसा। बट आप मुझे एक बात बताइए, फॉरेन पॉलिसी में जो भी चीज किया गया है हमारा वो बेकार नहीं रहा सर। हर पीएम ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। पर्सनल लाइफ में कौन कैसा है कौन नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बात जब फॉरेन पॉलिसी की आती है तो सब के सब सर एकजुट से काम करते हैं, ये बहुत अच्छा दर्शाता है। हाँ ना, तो फॉरेन पॉलिसी एक बार वापस रिपीट कर लीजिए पूरा, फिर फॉरेन ब्रिटिश पॉलिसी एक बार। तो शुरू कर लीजिए, पहला नाम जवाहरलाल नेहरू, नाम और उसी दिमाग में रखना है आपको। जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। सेम एज आप नेवरहुड पॉलिसी में देख लेंगे। और सर सभी को आप देखेंगे तो ब्रिटिशर से शुरू होते होते कांड हमारा मोदी जी तक पहुंचा है। तो क्या आप ईमानदारी से बताना अभी अच्छा नहीं लगा कि हाँ यार पीएम को जो है रोल अलग है, वो तो हम लोग आपस में लड़ने होने से कोई फायदा नहीं होता है, पार्टी उठी का कोई नहीं है। हर देखो क्या मजेदार, और मजेदार भी है ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आप खुद नहीं सोच रहे हैं अपना, आप एक देश को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
नरसिम्हा राव ने शुरू किया, आपने बढ़ा के सर इतना अच्छा काम कर दिया। तो ये बहुत अच्छा चीज़ दर्शाता है, इसीलिए आप लोग हैं तो आप लोग दूसरे को भी वही चीज़ समझाना जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला परसेप्शन चेंज हो जाएगा। लोग लड़ते रहते हैं कि कांग्रेस का पीएम है ना, बीजेपी का पीएम, ये कोई लॉजिक नहीं है। पीएम देश का होता है, कोई पार्टी उटी का नहीं होता, ठीक है, पार्टी का अपना पहले था। तो मजा आया क्या? ईमानदारी से ऐसा नो? तो फिर हम लोग इसको आगे जो है नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एक और पहलू मैं पढ़ा लूंगा, तब मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का कलर दूंगा उसमें, थोड़ा सा एक और हिस्सा पढ़ा के तब, ठीक है ना। तब तक फिर हम लोग मिलेंगे कल और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए।